मॉर्निंग। आगे सब बच्चे डेमो देंगे। जल्दी जल्दी अच्छा पढ़ा देता हूँ ताकि सब ज्वाइन कर लें। चलो ठीक है, तो मैं आपका कंपनी लॉ का टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बातें मत करो, सुनो इधर। ठीक है, सारे लोग इधर ध्यान दो। ठीक है, नोट्स मिल गया तुम लोग को? क्रिस्टीना, नोट्स मिल गया? ठीक है, चलो बातें मत करना, मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, तो कंपनी अपन पढ़ने वाले ये। ठीक है, सेक्शन 148 तक। ठीक है, सीए वालों को जो है वो सेक्शन 148 तक है। ठीक है, सीएस वालों को कहानी उसके आगे भी बढ़ जाती है, जो मर्ज्ड है। एक्चुअली तुम्हारे जो दो सब्जेक्ट्स है ना, दोनों में मिक्स है कंपनी लॉ। ठीक है, उसकी बात अपन नहीं कर रहे। ठीक है, सेक्शन 148 तक बिल्कुल सेम चलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को ही सब्जेक्ट वाला है, समझ आ रहा है? ठीक है, सीए वालों को थोड़ी सी एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेपरेट होगी। ठीक है, क्योंकि उनको 30 नंबर का एमसीक्यू आता है। टैक्स की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि टैक्स पूरा ही एमसीक्यू है तुम्हारा, समझ में आ रहा? सीए वालों को पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है ना, सीएस वालों को पूरा एमसीक्यू है ना। ठीक है, चलो तो अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा तुमको ये बता देता हूँ कि मैं किस तरीके से तुमको चीजें बताने वाला हूँ, किस तरीके से चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान से समझ लो। ठीक है, तो एक तो अपना चलेगा लेक्चर, जो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जैसे सैटेलाइट में भी चलता है। ठीक है ना, सब बताना पड़ता है। सुनो ध्यान से। ठीक है, लेकिन मेरा जो प्लान है, ठीक है, तुम्हारा, ठीक है, मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, नहीं तो मिस हो जाएगी बात। ठीक है, तो मेरा जो प्लान है वो क्या है? ठीक है, कि अपन एक तो जो अपन रीडिंग करते हैं ऑब्वियस बात है, ठीक है, वो तो अपन करेंगे। ठीक है, इसके इंटरप्रिटेशंस वो सारा। ठीक है, तो एक होगा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट, जिसमें कि अपन समझेंगे कि भाई कैसे अपन क्या लिखा हुआ है कानून में, कि क्या करना है क्या नहीं करना है। समझ? ठीक है, लेकिन अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि हम पास भी हो जाए। समझ? अगर हम एग्जाम दे तो हम पास हो जाए। क्लियर? ठीक है, एग्जाम में क्या आने वाला है? 3 घंटे का पेपर, पॉइंट समझ आ रहा है? ठीक है ना, 100 नंबर का। उसमें जो आएंगे हमको क्वेश्चंस, उसके आंसर्स हमको बनने चाहिए। ये क्लियर है? तो एग्जाम प्रिपरेशन का जहां तक सवाल है, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हम जब ये पढ़ेंगे, जैसे मान लो कि तुमने, अच्छा कंपनी लॉ सब लोग पढ़ चुके हैं मुझे लगता है, सारे लोग सीएस फाउंडेशन से, कोई ग्रेजुएशन वाला है तो मुझे बता दो। ठीक है, तो आपने भी कंपनी लॉ पढ़ा होगा मुझे लगता है ग्रेजुएशन के टाइम पर। ठीक है, तो ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ तो बताता हूँ। ठीक है, कि 3 घंटे का तुम्हारा पेपर होगा, जिसमें कि तुमको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करने हो। क्लियर है? ठीक है, उसकी जो तैयारी है, एक होता है कॉन्सेप्ट, कि भाई मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कानून में क्या लिखा हुआ है। क्लियर है? ठीक है ना, उसके बाद कुछ प्रोविजन अपन याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन बात क्या है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे नेचर ऑफ कंपनी है ना, तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, कि आपको कंपनी के बारे में एक जेनरिक इन्फॉर्मेशन होगी कि कंपनी होती क्या है, स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बारे में जेनरिक इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर, जो आप सारे कुछ पढ़ चुके हैं, है ना, लेकिन ऑब्वियसली बात है इसको हम दोबारा पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग भूल गए होंगे, कुछ लोगों ने ऑप्शन में छोड़ा होगा, कुछ लोगों ने बोला होगा कि ये कम नंबर का आता है, तो वो ऑटोमेटिकली छोड़ गया होगा। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है ये सारी चीजें अपन दोबारा पढ़ेंगे। लेकिन सबसे मेन जो इसमें मैंने एडिशनल करवाया है वो ये है कि मैंने काफी सारी बुक्स से और जो पास्ट पेपर्स है, समझ आ रहे, उससे मैंने इसमें कंपाइल करवाए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कि एग्जाम में आपका जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उससे किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको आते हैं। ठीक है, और एक जो नया कॉन्सेप्ट जो मैं इस बैच से, थोड़ा सा पिछले बैच से स्टार्ट हो चुका है, मतलब लगभग 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीने लगभग हुए होंगे। ठीक है, जो हमने लास्ट बैच में इंट्रोड्यूस करवाया है, तुम लोग के बैच में भी नहीं था सीए फाउंडेशन वाला, जो इस सीए फाउंडेशन वाले बैच में। क्योंकि क्या होता है कि अभी तक मैं क्या करता था, मैं ये बोलता था कि भैया देखो सारे लोग जो है वो क्वेश्चन आंसर्स लिख करके ले आओ। जैसे मैंने बोला भी था अभी जब प्री बैच लगा था, तब भी मैंने बताया था कि आप लोग क्या करो,
क्वेश्चन आंसर जो है वो लिख करके ले आओ, समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर दूंगा, मैं चेक कर दूंगा, समझ में आ रहा है? अब मैंने कहा डेली बेसिस पे भाई 2-3 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन कोई भी राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि इट टेक्स टाइम, ठीक है ना? अब क्या होगा कि जब मैं क्लास लूंगा, मैंने बोल दिया, ठीक है, कि क्या करो, क्वेश्चन आंसर्स लिख करके ले आओ, समझ में आ रहा है? सबसे पहली बात तो कि सारे लोग लिख करके नहीं लाएंगे, ठीक है ना? अब उसमें क्या हो रहा है कि जितने लोग नहीं लिख करके ला रहे, जितने लोग लिख करके आए, उन लोगों का क्या हुआ, उन लोग का चेक हो गया, पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, आ रहा है समझ? तो जो 3-4 लोग हैं जानते हैं, ठीक है ना, चरणदीप ने प्रॉपर क्वेश्चन आंसर चेक कराए, आकाश ने कराए, अक्षय ने कराए, हाँ ये ठीक है। तो अब ये लोग आ गए, समझ में आ रहा है? और इन लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन आंसर लिख करके ले आए और चेक करा लिया, ठीक है। अब बाकी लोगों की प्रॉब्लम क्या है, देखो समझो, ठीक है ना? हुआ क्या, मैंने बोला कि आंसर्स लिख करके लेकर के आना, और पहली दूसरे दिन काफी सारे लोग लिख करके लेकर के आए, पॉइंट समझ में आ रहा है? सिर्फ ये 3 नहीं, ठीक है। हुआ क्या कि पहले दिन उसके जस्ट बैच के बाद मेरा कोई दूसरा बैच था, तो शायद मैं क्या नहीं कर पाया, चेक नहीं कर पाया, आ रहा है समझ? और दैट एक्टेड एज अ डिस्करेजमेंट कि भाई भैया चेक तो कर नहीं पाते, आ रहा है समझ? बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन वो चेक नहीं कर पाते, क्लियर है? भैया ने बोला कि व्हाट्सएप में भेज दो, व्हाट्सएप में अब जिसका चेक नहीं कर पाता है ना, समझ रहा है, उसका रिव्यू जरूर आता है आ रहा है समझ? तो मेरे पास 6 बच्चों के आए, 7 बच्चों के आए, समझ रहा है? मैंने जिसके चेक कर लिया तो नॉर्मल था, तो करना ही था तुमको, है ना? लेकिन जो एक बच्चे का रह गया, समझ में आ रहा है, उसको बड़ा डिससैटिस्फैक्शन आ जाता है कि भैया मैंने आपको आंसर भेजे और आपने नहीं करे। इवेंचुअली कुछ लोगों के भी चेक हो गए, क्यों हंसता ठीक है, इवेंचुअली कुछ लोगों के भी फिर चेक हो जाते हैं व्हाट्सएप में, लेकिन समझ रहा है, मेरे व्हाट्सएप में 1000 मिस्ड मैसेजेस पड़े हुए तो अनरीड, समझ रहा है? डेली बेसिस पे लाइन बहुत नीचे चली जाती है, लेकिन ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस तो करवानी है, समझ रहा है? और कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने नहीं लिखा, उन लोगों का अच्छा हुआ, उनको देखा भी नहीं, हमसे पूछा भी नहीं, समझ रहा है? और हमने किया भी नहीं था, ये अच्छा हो गया, समझ रहा है? ठीक है, तो अपन बच गए, समझ रहा है? अब वो पता नहीं, बाद में समझ में आता कि वो बचे नहीं, एक्चुअली वो फंसे हैं, क्लियर? लेकिन तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, इस बैच में मैंने एक जो चीज इंट्रोड्यूस की है ना, जो चल रही है, मैंने बताया कि मैं रोज के आपको 2 क्वेश्चंस दूंगा, आ रहा है समझ में? ठीक है, सबको, और उसका पूरा 100% रिकॉर्ड मेंटेन होगा, समझ आ रहा है? मतलब कि वो आपको जो 2 क्वेश्चन है वो दीप्ति, रक्षिता, श्रद्धा में से कोई एक दे देगा, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब ये इंश्योर करने के लिए कि सबकी राइटिंग प्रैक्टिस हो, इसके लिए समझ आ रहा है, डेली बेसिस पर शी विल चेक नोटबुक ऑफ एवरी सिंगल पर्सन, समझ आ रहा है? ठीक है, तो आपका नाम लिखा जाएगा, समझ आ रहा है? असाइनमेंट की प्रॉपर डेट होगी, समझ आ रहा है? और जो करके लाया उसके में टिक लगेगा, जो नहीं करके लाया उसके में क्रॉस लगेगा, समझ आ रहा है? और वीकली हम वो आपको दिखाएंगे, आ रहा है समझ? जो एब्सेंट होगा उसके में एब्सेंट होगा, जो नहीं करके आएगा उसके में क्रॉस लगेगा। मतलब अगर आप एक दिन नहीं आए हैं तो आपको अगले दिन 4 क्वेश्चंस कर करके लेकर के आने हैं, नहीं तो फिर आपके में एब्सेंट लग जाएगा। डेली के 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बहुत ऑब्वियस है कि पहले दिन अपन जब पढ़ेंगे, सिंस ये पढ़ चुके हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा शायद पास इसमें हो सकता है, ठीक है ना? एक प्रोविजन जो है, जो भी हम पढ़ते हैं उसकी पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम जो है वो थोड़ा सा नैरो हो चुका है, समझ आ रहा है? जो आप लोगों के एग्जाम्स आते हैं, समझ आ रहा है, वो पर्टिकुलरली थोड़े से नैरोड है, ठीक है। अगर जैसे सीए वालों का है, समझ आ रहा है, तो आप लोगों को पास में भी मैंने बताया होगा कि आप लोगों की जो आरटीपीज है, आपके जो पास पेपर्स हैं, समझ आ रहा है, आपके जो एमटीपीज हैं, अगर इसके सारे क्वेश्चंस आपने प्रॉपरली टारगेट किए तो काफी ज्यादा चांसेस है इस बात के, ठीक है, कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो उसी में से आ जाएंगे, मॉड्यूल में से आ जाएंगे। और जैसा मैंने बोला था, समझ आ रहा है? ठीक है, वैसा हुआ भी था, ये बात मेरे बिना भी पूछ सकते हो, ठीक है? अभी तो किसी से बोलवाऊंगा तो हाँ ही बोलेगा ठीक है, मैंने जैसा बोला था वैसे हुआ ना, क्या ठीक है ना? तो वो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? सीएस वालों का भी सेम है, पास पेपर्स या वो जो सारे केस लॉज जो है, बस उनका कोर्स जो है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, समझ रहे? आपका 148 के बाद से भी जो सेक्शंस हैं वो काफी सारे आपको पढ़ने रहते हैं, कुछ बीच के काफी इररिलेवेंट है, तो इतना ज्यादा नहीं। वैसे कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, लेकिन सुन के लगता है 470 इतने नहीं होते हैं,
रिलेवेंट वाले कम ही होते हैं, तो आपको उतने नहीं पढ़ने होते हैं, समझना रहे। और 148 सुन के भी 148 मत समझना, क्यों? क्योंकि किसी किसी सेक्शन में बहुत डिटेल हो जाएगी, तो आपके हर सेक्शन का इक्वल वेटेज नहीं है। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट होता है, कुछ होता ही नहीं, आप पढ़ते ही नहीं। सेक्शन 2 में इतनी डेफिनेशन है, 90 बाई 90 इतनी सारी डेफिनेशन है कि उसको करने जाओगे अकेले डेफिनेशंस को तो शायद एक हफ्ता लग जाए, समझना रहे। और अकेले वो समझ में भी नहीं आएंगे आपको, क्लियर है? तो हम एक प्रॉपर सीक्वेंस से चलते हैं जिसमें कि आपको चीजें जो है वो समझ में आए। अगर समझ लो उस बीच में सेक्शंस जो है अपने कवर होते हैं। इनिशियली जो मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ वो पूरी की पूरी प्रोविजन पर देता हूँ, समझ आ रहा है? ठीक है ना? तो अगर सेक्शन नंबर हम याद कर भी लेंगे अभी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, पॉइंट समझ आ रहा है? तो क्या इसका मतलब हम सेक्शन नंबर याद नहीं करेंगे? नहीं, सेक्शन नंबर आपके आंसर राइटिंग के समय अच्छा इंप्रेशन डालता है, समझ आ रहा है? ठीक है, फाउंडेशन लेवल पर मैंने बिल्कुल ही ऑलमोस्ट डिसरिगार्ड कर दिया था, समझ आ रहा है? ठीक है, कि सेक्शन नंबर उतना वैसा नहीं होता है, समझ आ रहा है? कुछ कुछ आपको शायद पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, लेकिन इस लेवल पर सेक्शन नंबर ऑब्वियसली बात है क्योंकि मार्किंग थोड़ी सी होती है कम, इसलिए यहाँ पर सेक्शन नंबर वाला जो है वो हमको करना पड़ेगा। लेकिन सेक्शन नंबर याद करने की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितने किसी के घर का एड्रेस याद करना, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं, वो एड्रेस ही है, समझ में आ रहा है? एक्ट में, पूरे कानून में कोई बात कहाँ लिखी है उसका एड्रेस किससे डिनोट किया जाता है? सेक्शन नंबर से, समझ में आ रहा है? तो हम क्लास का जो टाइम है उसका यूटिलाइजेशन, मुझे लगता है कि भाई मुझे जितना पता है, समझ में आ रहा है, जिस चीज के बारे में जितना पता है उसके बारे में आप जो सीख सकते हो, जो भी प्रोविजन सीख सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, समझ में आ रहा है? तो सेक्शन नंबर याद करने की प्रोसेस मेरी नहीं होगी क्लास में, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं होगी। जब हम डिस्कस करेंगे तो सेक्शन नंबर बोल करके करेंगे, अलग से याद नहीं करेंगे, क्योंकि आप इस बात को भी समझो कि अभी है फेब, समझ में आ रहा है? नवंबर दिसंबर में आपका पेपर है, अभी मैं आपको पूरा कुछ भी याद करा दूं वो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में किसी प्रोविजन का लॉजिक है कि क्यों है ये प्रोविजन, क्या है ये प्रोविजन, शुरू में क्योंकि हम वो टाइम दे सकते हैं, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ऑब्वियसली बात है कि हम इंपॉर्टेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ाते जाएंगे। शुरू में रिदम भी सेट होती है, इसलिए अभी प्रोविजन के लॉजिक और वो सारे काफी विस्तार से डिटेल में डिस्कस होते हैं। ये लॉजिक आपको देर तक दिमाग में रहने वाला है, किसी भी प्रोविजन का जो लॉजिक, ठीक है? तो मैं शुरू कर रहा हूं तुम्हारा, ठीक है, कंपनी लॉ से, ठीक है? कंपनी लॉ जिसके शुरू का आप लोग वैसे भी पढ़ चुके होंगे, सारा समझ काफी कुछ जो है बेसिक जो है शुरू का पढ़ चुके होंगे, तो उसी को मैं रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले, ठीक है, कंपनी क्या होता है इस बात को समझो। कंपनी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, समझ आ रहा है? ठीक है ना? मतलब हम ऐसा सवाल करते हैं ना, जबकि अगर हमको कंपनी खोलनी है तो क्या क्या करना पड़ेगा। सवाल ये है कि आप कोई बिजनेस खोल रहे हो, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, समझ आ रहा है? तो आपको फॉर्म कौन सा चुनना चाहिए? मेरा पॉइंट समझ रहे हो? कि अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करने गए तो आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है ना, कि आपको अकेले करना है सोल प्रोप्राइटरशिप में, या आपको पार्टनरशिप में करना है, या आपको किस में करना है? कंपनी में करना है। आ रहा है समझ? तो सबसे पहला डिसीजन ये होता है आपका कि आप बिजनेस तो कुछ भी चुन सकते हो जिसमें प्रॉफिट होगा। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है? बिजनेस आप कोई भी चूज कर सकते हो जिसमें प्रॉफिट होगा। अगर आप कंपनी बना रहे हो तो आपको ये रूल्स लगते हैं। पूरे कंपनीज एक्ट में जो रूल्स हैं, समझ में आ रहा है, जो प्रोविजंस हैं वो क्यों है, सबसे पहले बात समझना, ठीक है? मैं आपको अभी जो लॉजिक बता रहा हूं वो लॉजिक है पूरे कंपनीज एक्ट का, पूरे कंपनीज एक्ट का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। इस थीम को कोई भी सेक्शन पढ़ते समय अगर आप ध्यान में रखोगे कभी भी, तो आपका डिसीजन सही आएगा। सेक्शन पढ़ने से पहले, उसका प्रोविजन पढ़ने से पहले आप सोच पाओगे, समझ में आ रहा है, कि क्या इस प्रोविजन में लिखा होगा या क्या इस प्रोविजन में लिखा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो अनयूजुअल हो, समझ में आ रहा है? बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं, समझ में आ रहा है? सामान्य लॉजिक से जो हम बचपन से अपने संस्कार सीखते हैं या जो हम दुनियादारी देखते हैं कि क्या चल रहा है, जो डेफिनेशन होते हैं ना हमारी सही गलत की, समझ में आ रहा है? उसी के बेस पे ये कानून बना हुआ है क्योंकि लोगों ने ही बनाया है। आ रहा है क्या समझ? ठीक है ना? तो आप इसका लॉजिक अगर समझ जाओगे तो आप हर प्रोविजन को बहुत प्रॉपर तरीके से याद कर पाओगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उसमें अकेला बंदा है, वही पैसे लगा रहा है, समझ में आ रहा है? लोन वोन लेना तो उसकी पर्सनल जिम्मेदारी है, और वही अपना बिजनेस चला रहा है, समझ में आ रहा है? तो अपने ही बिजनेस का मैनेजर कौन है? सोल प्रोप्राइटर। वो बिजनेस कर भी खुद रहा है, उसको मैनेज भी खुद ही कर रहा है, समझ में आ रहा है? उसके सारे प्रॉफिट्स भी उसी के नाम है।
दूसरा है पार्टनरशिप। दूसरा आपका क्या है? पार्टनरशिप। आ रहा है समझ? ठीक है, जब आप पार्टनरशिप करते हो, समझ आ रहा है तो क्या होता है? ठीक है, वहां भी सेम सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा है कि जितने लोगों के पैसे लगे हुए हैं वो सारे मैनेज कर रहे हैं। अब एक्सेप्शन है तो कोई बोलेगा कि भैया स्लीपिंग पार्टनर नहीं करता, हाँ नहीं करता, लेकिन ये नॉर्मल बात नहीं है, समझ रहे हैं। इन जनरल क्या होता है कि जो सारे पार्टनर हैं वो सारे लोग क्या कर सकते हैं, उनके राइट्स में तो लिखा है ना कि भैया इंटरफेयर कर सकते हैं बिजनेस में, ठीक है ना। तो अगर मान लो कोई पार्टनर है, उसका पैसा लगा हुआ है, ठीक है, और वही बिजनेस मैनेज कर रहा है, तो वो अपने साथ धोखा कर सकता है क्या? अपने साथ धोखा करेगा क्या? नहीं करेगा ना। और यहां से थीम चालू होती है किसकी? कंपनी की। समझ आ रहा है कि कंपनी एक ऐसा बिजनेस है, जिसमें कि क्या होगा, जो पैसा लगा रहे हैं और जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, होते ही है समझ में, ठीक है ना। वो अलग अलग हो सकते हैं। कंपनी वाला फॉर्म पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों से पैसे लगवाए जा सकते हैं। अपन जनरली अगर पब्लिक लिस्टेड कंपनी की बात करें तो जैसे रिलायंस या ये सारी जो कंपनी, रिलायंस के बारे में बताया, कितने मेंबर्स हैं उसमें? लगभग 40 लाख के आसपास लोग हैं। नंबर ऑफ शेयर्स जानते हैं सारे लोग। नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशूड है उसके, बताया था मैंने, अगर याद हो तो 325 करोड़। ये बैलेंस शीट फिगर है, एक्चुअल नेट पे देख सकते हो, अवेलेबल है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एक अप्रॉक्स बता रहा हूं मैं, वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन तुम समझो कि इतने सारे लोग इन्वॉल्व हैं। अगर अपन पार्टनरशिप जैसे इसको करेंगे, 40 लाख लोग डिसीजन मेकिंग के लिए आए, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो डिसीजन सही ले पाए। पॉइंट समझ आ रहा है? तो कंपनी वाला स्ट्रक्चर क्या है कि कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगभग 15 तक होते हैं लिमिट, तो आप चुन सकते हो। मिनिमम 2 है, पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 है, ठीक है, सब पता होगा आपको। तो कुछ डायरेक्टर्स यानी कि 5 या 10 लोग मिल करके मेजर ज्यादातर चीजें जो है कंपनी की वो कौन डिसाइड कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बड़े डिसीजन के लिए ऑब्वियस बात है जिन लोगों के पैसे लगे उनसे पूछना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट का लॉजिक क्या है कि अगर ये 5 लोग चला रहे हैं, समझना, ठीक है, अगर ये 5 लोग चला रहे हैं बिजनेस, तो ट्रांसपेरेंसी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके साथ ट्रांसपेरेंसी? किसके साथ ट्रांसपेरेंसी? शेयर होल्डर्स के साथ। इस लॉजिक के साथ पूरे कंपनीज एक्ट के रूल्स बने। देखो, आप कंपनीज एक्ट में ये पढ़ लोगे कि इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो तो यहाँ रजिस्ट्रेशन कराओ। क्यों? बिना रजिस्ट्रेशन के मैं कंपनी क्यों नहीं बना सकता? पॉइंट समझ आ रहा है? शेयर होल्डर अगर बढ़ा रहे हो, ऑथराइज बढ़ा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो रेजोल्यूशन पास करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, समझ आ रहा है? ठीक है, और उसको ले जाकर के आरओसी में जमा करो। आरओसी सुना है आप लोगों ने ना? क्या होता है आरओसी? रजिस्ट्रार। क्यों? पॉइंट समझो, आपको लॉ में सिर्फ इतना लिखा हुआ मिलेगा कि ये जब आपने किया तो 30 दिन के अंदर क्या कर देना? आरओसी में जमा कर देना। लेकिन क्यों? ये आरओसी क्यों है? मेरा पॉइंट समझ लो। अगर आपको ये लॉजिक पता होगा तो जब भी मैं आपको कोई पर्टिकुलर बात बताऊंगा कि इस सेक्शन में लिखा है कि ये, तो आपको दिमाग में ये आने लग जाएगा कि यार ये डॉक्यूमेंट तो आरओसी के पास जाना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? और इससे आप रिलेट कर पाओगे मल्टीपल सेक्शन को, समझना है कि हाँ, तो आपने आरओसी वाली बातें सब एक साथ रख सकते हो कि यार ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आरओसी में जमा होंगे। आप पॉइंट समझ लो कि आप समझ जाओगे तो याद करना वैसे भी आसान आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो लॉजिक ये है कि शेयर होल्डर्स को बचाना है, इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हो आप उनको, शेयर होल्डर्स को बचाना है। इसलिए कॉर्पोरेट्स में जो भी हो रहा है, यानी कि 5-10 जितने भी डायरेक्टर्स हैं किसी कंपनी के, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं, अब हर शेयर होल्डर को बताएंगे क्या जाकर के? पॉइंट समझ में आ रहा है? हर शेयर होल्डर को तो नहीं बताएंगे। क्लियर है? कैसे बताएं? फिर हर चीज उसमें खर्चा हो जाएगा। आप समझो ना, बहुत प्रैक्टिकल बात है। पोस्ट का खर्चा कितना हो जाएगा? तो गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया कि अपन एक बनाते हैं रजिस्ट्रार का ऑफिस, जिसका नाम अपन ने रखा आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और हमने मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स या मैक्सिमम जो डिस्क्लोजर्स हैं वो हमने कहां से रूट कर दिए? कंपनी की तरफ से कि भैया ये भी जो भी कुछ करोगे तो इसको जाकर के कहां बता के आ जाना, इसका डॉक्यूमेंट एक सबमिट कराना, कहां पर? आरओसी। और आरओसी ऑफिस को हमने बना दिया पब्लिक। समझ आ रहा है? वो इस लेवल पर पब्लिक है कि आज की डेट में आप एक वेबसाइट है mca.gov.in, MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और है सामने .gov.in मतलब कि गवर्नमेंट की साइट है,
.gov.in मतलब गवर्नमेंट की साइट है। तो आप क्या कर सकते हो, एनसीए की वेबसाइट में जाकर के, मतलब ऑनलाइन हो गया है काफी सारा सिस्टम, तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, किसी भी कंपनी के उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, जो ध्यान से सुनना पूरी बात है, ठीक है, आप किसी भी कंपनी के उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हो जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से आरओसी में जमा कराया जाना था और जो इंस्पेक्ट करने के लायक था। इसका मतलब कंपनीज एक्ट ने जो बनाया, उसने बोला कि भैया ये काम करोगे, समझ आ रहा है, हर करते। इसमें देखो, इसमें कोई कंपनी सिर्फ एक फॉर्म है ना, मतलब मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, समझ आ रहा है, ठीक है ना, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कंपनी बना रहा हूँ या पार्टनरशिप फॉर्म। तो कानून में क्यों फर्क पड़ रहा है पार्टनरशिप में और कंपनी में, ठीक है, कानून में क्यों फर्क पड़ रहा है इस बात से, ठीक है, क्योंकि जब मैं पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा हूँ ना, तो मेरा ही पैसा लगा हुआ है फर्नीचर के बिजनेस में, तो अगर मैं अपना कैपिटल बढ़ा रहा हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आ रहा है। लेकिन जब मैं कंपनी ओपन किया हूँ, समझ आ रहा है, तब अगर ये पैसा बढ़ाया जा रहा है तो इससे शेयर होल्डर्स को, बाकी शेयर होल्डर्स को, सबको फर्क पड़ता है। तो इस बात की इंफॉर्मेशन जाकर के आरओसी में जमा कराओ, नहीं तो डिफॉल्ट हो जाएगा, आपको पेनल्टी लगेगी, अरेस्ट में या जेल के भी उसमें प्रावधान है। पॉइंट समझ में आ रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरओसी में जाकर के जमा करना पड़ेगा। अब आरओसी में क्या कर सकता है, कोई भी बंदा एक पर्टिकुलर अमाउंट दे करके इंस्पेक्शन कर सकता है। किस बात का इंस्पेक्शन कर सकता है, कि भैया वो डॉक्यूमेंट मतलब क्या है। दूसरा, आरओसी के थ्रू गवर्नमेंट भी अपनी कंट्रोलिंग ज्यादा बेहतर रख सकती है, समझ रहे हैं। जनरली हमारे दिमाग में टैक्सेशन आता है, लेकिन आरओसी का टैक्सेशन से डायरेक्ट लेना देना कुछ खास ऐसा है नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। ये कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हैं। हमारे देश का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर है, वो जनरली क्या होता है, किसी भी देश का इकोनॉमिक इंडिकेटर जनरली कौन सा होता है, ठीक है, जीडीपी भी होता है एक, ठीक है। मैं दूसरा दिमाग में सोच रहा था, और कौन सा होता है बताओ, अपन कैसे किसी देश की वो उसके बारे में पता लगाते हैं, मतलब कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिससे कि हम देख करके किसी भी देश में कि यार अभी क्रैश हो रहा है या ठीक है ना, या बढ़ रहा है, ठीक है, चलो मैंने बताया कि क्रैश हो रहा है, उससे आ जाएगा। जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट का जो सेंसेक्स है, इससे किसी भी देश के इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में आप पता लगा सकते हो, समझ रहे हैं, कि वो बढ़ रहा है इसका मतलब कि कुछ अच्छा हो रहा है, और वो क्रैश कर रहा है इसका मतलब कि वो बुरा हो रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। समझो, हमारे देश में लगभग 10.5 लाख कंपनीज है, समझ रहे हैं, जिसमें से लगभग 6,250 एग्जैक्ट डेटा गवर्नमेंट पोर्टल से निकला डेटा है, समझ रहे हैं, कि लगभग 1 साल पहले का, तो अभी चेंज हो गया होगा, 6,250 कंपनीज जो है वो लिस्टेड है। अरे स्टॉक एक्सचेंज कई सारे तो उनमें हो सकते हैं, ठीक है ना। तो समझो, ये सारी जो कंपनीज जैसे रिलायंस है, तो इसमें किसका पैसा लगा हुआ है, जनता का। तो ये रिलायंस जो भी कुछ करते होगी तो उसका सारा डेटा कहाँ जाता होगा, आरओसी में। तो पहले तो सोचा गया कि आरओसी क्या करें, अपन सेंट्रलाइज बना दें, समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में आया कि कंपनीज बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। तो हमने हर स्टेट में क्या किया, एक एक आरओसी का ऑफिस बना दिया। हमने कहा कि भाई अब जबलपुर में बना रहे हो तो जबलपुर का आरओसी कहाँ पर है, ग्वालियर में, तो चलो वहां पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा लेना। और अब तो क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, नहीं तो पहले फिजिकली जाना पड़ता था। फिर हमने बोला कि यार महाराष्ट्र में मुंबई आता तो आपको पता है कि भाई इकोनॉमिक कैपिटल उसको बोला जाता है, तो बहुत सारी कंपनीज वहां रजिस्टर होते हैं। तो हमने कहा यार यहाँ तो एक आरओसी नहीं संभाल पा रहा, तो यहाँ पर 2 आरओसी बना दो। ऐसी तमिलनाडु में भी हो, तो देश के 1-2 जगह ऐसी होगी कि जहाँ पर आरओसी क्या हो गए, 1 से ज्यादा हो गए। पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो मैं बता रहा था आपको, क्लियर है। तो अब इससे रिलेट करते जाएंगे अपन, समझ आ रहा है। अभी बिल्कुल बेसिक है, अभी प्रोविजन का उतना नहीं है रोल, समझ आ रहा है। तो चलो देखते हो, आपको नोट्स मिले वही आपको सामने भी दिखेंगे, ठीक है। चलो, तो डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ कंपनी, ये दिया, कंपनी मतलब कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड वर्ड का मतलब रजिस्टर्ड, चाहे कंपनीज एक्ट में चाहे प्रीवियस कंपनीज एक्ट में बोल रहा है, मतलब कि कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हो, चाहे उसके पहले रजिस्टर हो, 1881 1882 किसी में भी रजिस्टर्ड हो। तो होता क्या है कि जब भी कोई नया ये आता है कंपनीज एक्ट, ठीक है, तो नए प्रोविजन आते हैं, तो उसमें इस बात का उल्लेख होता है कि जो पुरानी कंपनीज है उस पर ये कैसे लगेगा, लेकिन सारी कंपनीज उस कंपनीज एक्ट से गवर्न होंगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो कोई ये नहीं बोल सकता कि भैया हम तो 2012 में बने थे तो हम कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न नहीं होंगे। पिछला कंपनीज एक्ट था 1956,
तो कोई कंपनी अगर मान लो 1950 में बनी तो वो ये नहीं बोल सकते कि हम 1956 से गवर्न नहीं होंगे। आ रहा है क्या ये समझ में? ठीक है ना। तो कंपनी मतलब सेक्शन में है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 की कंपनी कौन सी कंपनी, तो बोलते हैं उसको जो रजिस्टर्ड हो। तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप ऐसा बोल सकते हो, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं बन सकती। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि बिना रजिस्ट्रेशन के जनता से पैसा लेकर के अपना काम नहीं कर सकते आप। अल्टीमेट लॉजिक इसका यही है, समझ रहा है? ठीक है। चलो, तो बहुत सारे केसेस में हम लोग बहुत बाद में पैदा हुए, समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो जो कुछ पास्ट में प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें आनी थी वो सब आ चुकी हैं, आ रहा है सामने। तो लोगों ने अलग अलग टाइम पर कोर्ट में केसेस किए और उससे आज के डेट में कंपनीज एक्ट में डेफिनेशंस इंक्लूड हो चुकी है। तो कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, ये बात जानते हैं अपन, है ना? सबको पता है सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी एक अलग पर्सन की तरह ट्रीट की जाती है, आ रहा है सामने? मतलब ए और बी पार्टनरशिप में है तो कितने लोग हैं टोटल? ए और बी पार्टनरशिप में और ए बी एंड कंपनी उनकी फर्म, तो टोटल कितने लोग हैं? दो। लेकिन ए और बी ने कंपनी बनाई, ए बी और ए बी प्राइवेट लिमिटेड, समझ रहे हैं? उनकी कंपनी का नाम, तो टोटल कितने लोग हैं? आ रहा है सामने? ठीक है ना। ऐसा क्यों किया कि कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन, समझ रहा है? कंपनीज एक्ट के लगाए जाने के लिए, समझ रहा है, उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए हमको उसको एक अलग पर्सन की तरह बनाना पड़ा। पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो समझना, एक सोल प्रोप्राइटर है, गड़बड़ कर रहा है, क्या करोगे? उसको जेल में डाल दो, समझ रहा है? पार्टनरशिप है, कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? पढ़ा है आपने सेक्शन 464, 50 तक, आ रहा है सामने? तो क्या कर सकते हो? पार्टनर्स पे एक्शन ले सकते हो। लेकिन कंपनी ने कुछ गड़बड़ किया। अगर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती तो आप सोचो कि सारे मेंबर्स पे बात आती या सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे बात आती। अब मेंबर्स बोलते कि भैया हमने तो मतलब पैसे लगाए थे, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे थे, ऐसे में कंपनी में लोग पैसा ऐसा लगाने से डरेंगे, ये सारा कुछ है। तो उन्होंने क्या किया कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दिया। अब जो फाइनेंशियल रेंट पड़ता है वो एक्चुअली में इनडायरेक्टली किसको पड़ता है? शेयर होल्डर्स को। डायरेक्टली तो कंपनी को पड़ रहा है ना, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है कि जॉइंटली सारे शेयर होल्डर्स को वो डेंट पड़ रहा है, समझ रहा है? तो हो सकता है कि एक व्यू ये हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गड़बड़ करे तो सही शेयर होल्डर्स क्यों? क्योंकि कमा के भी वही दे रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो शेयर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो मेजर शेयर होल्डर्स भी होते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पोजीशन में वही होते हैं। प्लस कंपनीज एक्ट में जितनी जगह कंपनीज के ऊपर अगर बात आई है, समझ में आ रहा है? जितनी जगह कहा क्या बात आई है कि कंपनीज के ऊपर है कि कंपनी को वो पड़ेगा, वहीं पर एक और वर्ड यूज होगा जिसका नाम है ऑफिसर इन डिफॉल्ट। हर एक्ट में, ठीक है, जो भी हम नाम यूज करते हैं, समझ आ रहा है, उन नामों को डिफाइन किया होता है। वो सारे नाम कहां पर डिफाइन होते हैं बेटा? सेक्शन 2 में, आ रहा है सामने? तो ये जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है ये अलग तरीके से डिफाइंड है, आ रहा है सामने? ऑफिसर वर्ड अलग तरीके से डिफाइंड है। जो डायरेक्टर है वो किसमें आता है? ऑफिसर में। खैर अपन ज्यादा डिटेल में जाते हैं, उसकी आएगा वो अलग से। क्लियर है ये? ठीक है ना। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, इट एग्जिस्ट ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ, आ रहा है सामने? ठीक है ना। इसके लिए हमने कोई पिक्चर्स बनाई थी, है ना, कि थोड़ा अच्छा लगे, मजा आए क्लास में, आ रहा है समझ में? ठीक है, उतना मजा मुझे नहीं आता है, आ रहा है समझ में? ठीक है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, ये आपका इनविजिबल इंटेंजिबल है, ये सब आपको चमकाने के लिए, क्योंकि हमने पूरे चैप्टर के लिए नहीं बनवाए हैं, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो ठीक है, समझो, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, एज डिफाइंड बाय जस्टिस जेम्स। ये था मेरा कॉन्सेप्ट कि भाई इमेजेस से शायद चीजें याद रहे लॉन्ग टर्म में, आ रहा है समझ में? लेकिन वो बहुत ठीक है। कंटेम्पलेशन मतलब सिंपल ग्रामर का वर्ड है ये, ठीक है, कि लॉ की नजर में ही ये एग्जिस्ट करता है, कानून की नजरों में ही एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक्चुअल नेचुरल पर्सन तो है नहीं ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, तो कानूनी कागजात मतलब अगर मान लो कोर्ट में केस चल रहा है तो कंपनी को एक अलग पर्सन माना जा रहा है, लेकिन वो फिर एक्चुअली फिजिकली तो है नहीं ना, नेचुरल, ठीक है ना। तो लॉ की नजर में वो एक अलग पर्सन है, कानून की नजर में वो एक अलग पर्सन है, ठीक है। फिर क्या है? A company is an association of person united for a common object. Common object मतलब कॉमन कैपिटल, कॉमन पर्पस, क्योंकि कंपनी बन रही है तो एक पर्टिकुलर बिजनेस है, वो जो पर्टिकुलर बिजनेस है वही उनका कॉमन ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो ये सब लोगों ने डिफाइन किया हुआ कंपनी के बारे में। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट आइडेंटिटी है,
परपेचुअल सक्सेशन अपन सेपरेटली पढ़ेंगे कि कंपनी हमारी, क्योंकि कंपनी लीगली क्रिएटेड है तो उसकी डेथ नहीं हो सकती। नॉर्मल पर्सन जो है वो एक पर्टिकुलर एज के बाद मर जाएगा, लेकिन कंपनी जो है वो नहीं मरेगी। तो हमने कैसे किया इसको कि भाई हमने कंपनी को अलग पर्सन बना दिया और मेंबर्स बना दिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज होते रहेंगे, मेंबर्स चेंज होते रहेंगे। जिन लोगों ने पैसे लगाया है उनको शेयर मिल गया, अब क्या होगा, उनके बाद क्या होगा, उनके बच्चों के पास चला जाएगा, उसके बाद उनके बच्चों के पास चला जाएगा, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। ये ऑटोमेटिक है, मतलब ये पर्पस नहीं था ऐसा करने का कि परपेचुअल सक्सेशन हो, लेकिन हमने जब कंपनी क्रिएट की तो हमको समझ में आया कि हाँ कंपनी अमर रह सकती है। अरे समझ, तो क्या कंपनी एक बार कोई डे तो बंद नहीं होगी, हाँ उसको प्रॉपर लोग लीगल प्रोसीजर से बंद किया जा सकता है, जिसको ऑफिशियली क्या बोलते हैं, वाइंडिंग। क्लियर है क्या? ठीक है ना? कोई भी डाउट आए तो पूछते जाना। क्लियर है? तो सेपरेट आइडेंटिटी अलग अलग लोगों ने डिफाइन किया, इसलिए इन्होंने एक साथ इसको पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन कर दिया कि भैया चलो एक बार में बता देते हैं कि कंपनी बनने से कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं। इसको मेनली आपको कंपैरेटिव पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो इन लोगों ने क्या किया कि भैया देखो कंपनी एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, ये सारे लोग पैसे लगाते हैं या पैसे के जैसे या अदर असेट्स लगाते हैं, ठीक है ना। कॉमन स्टॉक जो भी इन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, इसका नाम हमने क्या दिया, कैपिटल, जिसको कि हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। इसलिए कंपनीज को जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी बोलते हैं। स्टॉक जो है वो दूसरा नाम है शेयर के लिए। सोच लो थोड़ा क्या क्या बोला। अरे सामने जो भी पैसा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये बात सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप सब जगह वैलिड रहती है। अरे सामने उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल। अरे सामने शेयर कैपिटल क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो शेयर्ड कैपिटल, कई लोग उसको शेयर करते हैं। समझ में ऐसे टर्म का आपको, अगर आपको टर्म के कॉइनिंग का मीनिंग समझ में आ जाएगा ना, तो आप इसको गलत यूज नहीं करोगे कभी। बिकॉज इट इज शेयर्ड अमंग मेनी पीपल। अरे समझे, ठीक है, उसको शेयर स्टॉक और क्या बोलते हैं कंपनीज को, जॉइंट स्टॉक कंपनी। और स्टॉक इज अदर नेम फॉर शेयर, ऑफिशियल है सेक्शन 2 में डिफाइंड स्टॉक वर्ड। अरे समझे, तो वो शेयर का ही समझ लो क्या है, दूसरा नाम। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट शेयर कंपनी बोल सकते हैं, लेकिन जॉइंट शेयर ऐसा कुछ प्रचलित नहीं है, इसलिए आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, आपको नाम सुनाई देगा जॉइंट स्टॉक। जॉइंट वर्ड बता रहे कि कई लोग लगे हुए, समझे, ठीक है ना। तो जो लोग इसको कंट्रीब्यूट करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मेंबर्स। क्योंकि जो कंपनी जो पार्टनरशिप में करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे, मेंबर्स। बाकी दो नाम चलेंगे, एक होगा मेंबर्स, एक होगा शेयर होल्डर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी भी कंपनीज है जिनमें की शेयर कैपिटल ही नहीं है, ऐसी भी कंपनीज है जिनमें की शेयर कैपिटल ही नहीं है। अरे समझ में, तो दो नाम है, अपन इसका डिफरेंस एक पर्टिकुलर चैप्टर आएगा मेंबरशिप, उसमें अपन पढ़ेंगे कि शेयर होल्डर मेंबर में भी डिफरेंस होता है। टिल देन मतलब तब तक अपन क्या मानेंगे, अगर मैं शेयर होल्डर बोल रहा हूँ या अगर मैं मेंबर बोल रहा हूँ तो आप उसको सिनोनिम मानो, जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है ना। क्लियर है? ठीक है, तो हमारे लिए मेंबर और शेयर होल्डर जो है वो सेम है। ये क्लियर है क्या? ठीक है, चलो। तो ऑब्वियसली बात है, सबने पैसा लगाया, वो किसी बिजनेस में लगा, ऑब्वियसली बात है, सम ट्रेड और बिजनेस। वो जो कॉमन पैसा है वो किसी ट्रेड या बिजनेस में लगा। मेंबर्स शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम सच बिजनेस। उससे जो भी पैसा आया वो सारे मेंबर्स ने बांटा। अब ध्यान से समझना, ठीक है, आप अपने पैसे का क्या करते हो, जो भी आप बिजनेस से कमाते हो, दो तरीके से हो सकता है। क्या? एक तो बांट लो, और एक कुछ बांटो, थोड़ा बहुत एक्सपैंड करोगे ना। पॉइंट समझ में आ रहा है? पिछले साल थोड़ी लगे थे एसी, मतलब पिछले के पिछले साल। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या हो गया, री इन्वेस्टमेंट। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो कुछ प्रॉफिट अपन क्या कर सकते हैं, री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ प्रॉफिट अपन क्या कर सकते हैं, घर ले जा सकते हैं, जिसको कंपनी में डिविडेंड बोला जाता है। तो अपन ऐसे बोलते हैं कि कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो कंपनी को एक अलग पर्सन की तरह अगर तुम नोटिस करो, समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो कंपनी ने पैसा लिया है शेयर होल्डर्स से, कंपनी अगर एक अलग पर्सन है तो कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा लिया है, समझ आ रहा है। ये इंटरनल लायबिलिटी है, लेकिन कंपनी के एंड से ये भी लायबिलिटी है, इसलिए शेयर कैपिटल किस साइड आता है, लायबिलिटी साइड। आप इस बात को सोच करके देखो। आउटसाइड लायबिलिटी भी हो सकती है, बैंक से लोन ले लिया, या डिबेंचर्स आप लोगों ने सुना हुआ है, डिबेंचर्स ले ली। क्लियर है क्या? डिबेंचर्स इशू करती है मतलब वो कागज देते हैं, उसके बदले में पैसा ले लिया, तो ये हो गए सोर्सेज ऑफ फंड। और यही पैसा मेरे बिजनेस में लगा होगा, कुछ फिक्स एसेट्स में, समझ रहा है, कुछ करंट एसेट में, कुछ कैश में पड़ा होगा। पॉइंट समझ रहा है? कुछ ये कंपनी दूसरी कंपनी में हो सकता है, क्या कर ले, इन्वेस्ट कर ले। आ रहा है क्या ये समझ में? क्लियर है? ठीक है, तो देखो जो लोग ये पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं वो क्या कहलाता है,
कैपिटल, और उन लोगों ने जो पैसे कंट्रीब्यूट किए उसके बदले में उनको एक कागज दे देती है कंपनी। तो कंपनी जो एज ए पर्सन है, समझ में आ रहा है, उसने सबको सबूत दे दिया। तो वो जो शेयर है वो बेसिकली है क्या, सबूत। अब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से वो क्या काई की डेफिनेशन में आ जाता है, गुड्स की तरह उसको खरीद बेच सकते हैं, समझ में आ रहा है। ये सहूलियत के लिए किया गया है, समझ में आ रहा है। अदरवाइज वो है क्या, वो एक्चुअली में सिर्फ एक रिसीट है, समझ में आ रहा है। किस बात की रिसीट, क्या आपने कंपनी में पैसे, वो रिसीट 10 रुपए की होती है या 20 रुपए की, जो भी उसकी फेस वैल्यू होती है, समझ में आ रहा है। लेकिन वो बिकेगी कितने में, ये इस बात पे निर्भर करता है कि कंपनी कितनी बड़ी होगी। तो आप अगर देखेंगे तो जैसे एमआरएफ है, तो एमआरएफ का एक शेयर 10 रुपए का है, समझ में आ रहा है, लेकिन मार्केट में उसकी कीमत शायद 60,000 रुपीज है। पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन बैलेंस शीट वैल्यू में 60,000 के हिसाब से नहीं जुड़ा हुआ है, बैलेंस शीट वैल्यू में किस हिसाब से जुड़ा हुआ है, 10 रुपए के हिसाब से। आ रहा है समझ में, क्या ये क्लियर है। लेकिन मार्केट में उसका एक शेयर बिकेगा तो कितने में बिकेगा, 60,000 रुपए। अब वो डेली अप डाउन होता रहता है तो करंट प्राइस उसका चेंज हो सकता है, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। स्ट्रक्चर समझ जाओगे ना कंपनी का, समझ रहे, सारी बातें जो जो बेसिक प्रोसीजर वाली होती है ना, वो अपने आप से डिकोड कर लो। क्लियर है क्या, ठीक है। तो पर्सन जो कि मेंबर्स कहलाते हैं, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। कैपिटल इज एम्प्लॉयड इन सम ट्रेड और बिजनेस, मेंबर्स शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस अराइजिंग फ्रॉम सच बिजनेस, जिसको कि क्या कहते हैं अपन, डिविडेंड। और प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल टू व्हिच ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इज कॉल्ड एज हिज शेयर। हर किसी के बारे में काफी डिटेल में है, अलग अलग चैप्टर्स में। Shares are always transferable, but although the right to transfer is restricted in private company, but not prohibited. बहुत ध्यान से समझो, ठीक है ना। कंपनीज एक्ट जब बनाया जा रहा था, समझ आ रहा है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, खूब सारे लोग उसमें पैसा लगा सकते हैं, समझ आ रहा है। तो हमने कहा अच्छा मुझे ये बताओ, पार्टनरशिप में चेंज करना आसान है क्या, कि आपने पार्टनरशिप कभी भी छोड़ दी और दूसरे में चले गए या ऐसा, क्योंकि इट्स एन अग्रीमेंट। पॉइंट समझ आ रहा है, आप उसको छोड़ के जाओगे अग्रीमेंट के तहत, समझ आ रहा है। आप बिजनेस में शामिल भी हो, तो बेसिकली आप जो बिजनेस खुद करना चाहते हो उसके लिए आप क्या करोगे, पार्टनरशिप कर सकते हो, आ रहा है समझ। लेकिन कंपनी वाला सिस्टम कैसा है, मुझे लगता है कि फर्नीचर वाले बिजनेस में बहुत स्कोप है। पॉइंट समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा है कि भाई जो बैंक का काम है तो बहुत स्कोप है उसमें फ्यूचर में, आ रहा है समझ में, डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। लेकिन क्या मैं बैंक खोल सकता हूँ, नहीं। लेकिन मुझे पैसे कमाने, मतलब समझना, ठीक है, कि अगर मुझे लगता है कि किसी बिजनेस में बहुत स्कोप है, आ रहा है समझ में, ठीक है, और मैं वो बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना कुछ काम कर रहा हूं, तो कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है, कंपनी वाला फॉर्मेट आपको ये ऑप्शन देता है कि आप उस बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर लो, तो उसके बदले आपको क्या मिल जाएगा, शेयर। लेकिन एक और फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, समझ रहा लोगों को, कि भैया अगर फंसना नहीं चाहते ना, मेरे को लग रहा है कि अरे यार अब 1 साल बाद लग रहा है कि यार ये शायद सही नहीं चला रहे, आ रहा है समझ में। तो कंपनीज एक्ट बनाने वालों ने बोला कि भैया इनको ट्रांसफरेबिलिटी भी हम क्या करते हैं, दे देते हैं। तो ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब क्या है, कि मैंने कंपनी में पैसे लगा रखे 10,000, कोई और तैयार है अगर लगाने, देखो मेरा कंपनी में दखल क्या है समझना। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, मान लो मैंने 10,000 या 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, छोटा अमाउंट है, कंपनी के बहुत ज्यादा वैल्यूएशन होता है, रिलायंस 1 लाख 2 लाख करोड़ ऐसी वैल्यूएशन है उनकी, अरे समझना। तो अगर मान लो कि वो मैंने पैसे लगा रखे, अब मेरे को लग रहा है इसमें स्कोप नहीं है, लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसको लग रहा है कि उसमें स्कोप है, तो मैं अपनी मेंबरशिप काफी इजीली किसी और को दे सकता हूं। ऐसा मैं अपनी पार्टनरशिप किसी और को इजीली नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी जो मेंबरशिप है वो क्या कर सकता हूं, इजीली किसी को भी दे सकता हूं। तो इसको लेकर के भी अलग से पूरा चैप्टर, पूरे रूल्स जो है उसके बना रखे हैं, ठीक है, कि पब्लिक कंपनी में तो क्या होगा, इजीली आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट कंपनी में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना होगा, प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन। प्राइवेट कंपनी जो है, अपन आगे समझेंगे कि प्राइवेट कंपनी बनाने से अच्छा बंदे पार्टनरशिप भी बना ले तो ज्यादा बेटर होता है, अगर बहुत कम लोग हैं तो, ठीक है, बताऊंगा मैं कैसे, क्योंकि इसमें कंप्लायंसेस होते हैं और आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा कंपनी का तो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए प्राइवेट कंपनी में हो सकता है कि लोग समझे कि नहीं यार बाहर वाले लोगों के पास ना जाए, अरे समझो फैमिली मेंबर्स के पास ही जाए, तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो कि भैया अपने घर वालों को ही देना, समझ रहे, फ्रेंड्स को ही दे सकते हो, इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी अपने उसमें कर सकती है। क्लियर है क्या? कोई भी डाउट हो तो पूछते जाना। ये बेसिकली आपका शायद रिवीजन ही हो रहा होगा, ठीक है ना। द शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल ऑल्दो राइट टू ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड इन प्राइवेट कंपनी बट नॉट प्रोहिबिटेड। कंपनी का मीनिंग क्या है, कंपनी जो रजिस्टर हुई है इसी कंपनीज एक्ट में या इसके पहले वाले।
Company is the most popular form of business organization. It means an association of person duly registered under the act, run by the professional people. जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल ही हो, समझ रहा है? प्रोफेशनल्स को बोला जाता है जो अपने काम में परफेक्ट है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे हो, प्रोफेशनल, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कहते हैं। आम भाषा में उन लोगों को और क्या बोला जाता है? इन्वेस्टर्स भी बोला जाता है। तो देख लो एक बार, सरसरी निगाह डाल लो इस पे, समझ आ रहा है कि इसमें अगर आपको लग रहा है कोई, क्योंकि ये बहुत जेनेरिक है कि आप ओवरऑल पूरे कंपनी के बारे में जान रहे हो, समझ आ रहा है? तो कौतूहल वाले सवाल आपके हो सकते हैं इसमें, समझ आ रहा है? क्यूरियोसिटी वाले, ठीक है? क्योंकि आप लोग पहले से भी जानते हो कंपनी के बारे में, क्यों करोगे? ठीक है, बताओ। हाँ, प्राइवेट कंपनी ट्रांसफर की सोशल क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, रीजन नहीं है, मतलब एक हो सकता है। नहीं तो आप बाहर मतलब क्या? मेंबर्स मतलब बाहर से सब्सक्रिप्शन मतलब पैसा नहीं मांगते थे। देखो, प्राइवेट कंपनी को ये प्रिविलेज नहीं मिला कि जनरल पब्लिक से पैसा ले, लेकिन अपने पहचान वालों से तो ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये भी एक रीजन है, समझ में आ रहा है? मतलब मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि प्राइवेट कंपनी बनाने से अच्छा तुम क्या कर लो, ठीक है? वो तो 200 तक रेस कर दिया, इसलिए थोड़ा सा रेलेवेंट है कि 60 लोग पार्टनरशिप में, तो 60 लोग पार्टनरशिप में हो नहीं सकते, तो वो क्या बना ले, फिर प्राइवेट कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि वो 200 तक अलाउड है। अभी बिल्कुल ओवरऑल ऊपर से डिस्कशन चल रहा है इसमें, समझ में आ रहा है? कोई डेप्थ वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें के जो कुछ शब्द हैं उसके पूरे पूरे चैप्टर्स समझ लो कि हमको पढ़ने हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, एक सब्सटेंशियल कवर करने के बाद अपन क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे, क्योंकि एग्जाम की भी तो प्रिपरेशन करनी है ना, ठीक है ना? वो बहुत जरूरी है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी, ठीक है ना? तो सबसे मेन बात क्या होती है? वो रजिस्टर्ड होती है। क्लियर है? ठीक है ना? अब ये जो है, a company is formed and registered by complying with prescribed formalities under the act, तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट आपको पढ़ना है इस पर। क्लियर है? तो अब समझो कि अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ अ कंपनी करके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो आपको याद ये तो रहेगा, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो आप उसको कर सकते हो। इसलिए याद आपको क्या रखनी पड़ेंगी इसमें? साइड हेडिंग्स, अगर एग्जाम के हिसाब से इसमें प्रिपरेशन करना है कि कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं बन सकती। और ऐसे हमने, तो कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड। क्लियर है? ठीक है ना? दूसरा फिर क्या है कि आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा क्या है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। ऑलमोस्ट सेम है, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट बात जो है वो नहीं है। कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है तो कंपनी बीमार नहीं हो सकती, मर नहीं सकती, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकती। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, पर फिक्टिशियस नहीं है। क्या डिफरेंस है आर्टिफिशियल और फिक्टिशियस में, बताओ? आर्टिफिशियल एग्जिस्ट करता है, बट फिक्टिशियस जो है वो नकली है। तो कंपनी नकली नहीं है, क्योंकि कानून की नजर में कंपनी इज रियली अ पर्सन। आप केस फाइल कर सकते हैं किसी कंपनी के खिलाफ। फिक्टिशियस नहीं है कि भाई अपन ने जॉइंटली उसको बस बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? फिक्टिशियस नहीं है, रियल है। आ रहा है क्या ये समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? तो एक रियल पर्सन है, ठीक है? बस आर्टिफिशियल है क्योंकि नेचुरल है, ठीक है ना? तो a company does not exist but exists only in the eyes of law. In other words, company exists only in contemplation of law. ठीक है? Separate legal identity या separate legal entity. Company is a legal person. Legal person word आप याद रखेंगे। देखो, समझना, ध्यान से सुनो। यहाँ पर थोड़ा सा मैं एग्जाम प्रिपरेशन की बात जो है वो कह रहा हूँ, ठीक है? आपको अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी इस तरीके से आएगा तो आप इसके साइड हेड्स याद रखेंगे। अब कुछ साइड हेड्स आपको आराम से एक्सप्लेनेशन आपको बना देंगे, समझा? अगर आपको ये याद है कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है तो इसका पूरा कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, समझ रहे हैं? लेकिन कुछ कंटेंट के लिए हो सकता है कि आपको एक्सप्लेनेशन की कुछ चीजों की जरूरत पड़े। जैसे आर्टिफिशियल पर्सन है तो मुझे आंसर लिखते समय अगर सिर्फ ये याद आ रहा है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरा आंसर उतना अच्छा रिच नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें से कुछ वर्ड्स कि कैन नॉट फॉल इल, ये मैंने याद कर लिया, आ रहा है समझ? ठीक है? नॉट अ फिक्टिशियस, तो इनको क्या नाम दे रहा हूं मैं?
इनको मैं नाम दे रहा हूं कीवर्ड्स। आ रहा है सामने, ठीक है ना, कि आप पूरी ग्रामर याद करने के बजाय, जैसे अपन याद करते हैं ना, सुनना रहे, तो उसमें पूरी ग्रामर याद करने के बजाय अपन सिर्फ कीवर्ड्स याद रख लें, तो मुझे लगता है कि आपका पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो बन जाएगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी में भी यही है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, ऐसा आप अंडरलाइन कर सकते हो। तो कुछ लोग करते हैं कि सब कुछ अंडरलाइन कर देते हैं, पूरी बुक में अंडरलाइन कर देते हैं, ऐसा मत करना, समझ रहा है, सिर्फ उतने शब्द अंडरलाइन करो जो आपको याद रखना है, समझ रहा है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट वर्ड्स और जो आपको एग्जाम के लिए याद रखने वो एक ही होंगे, तो अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर से अलग, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, आ रहा है समझ, कंपनी सेपरेट पर्सन हैविंग इट्स ओन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, सिर्फ इट्स ओन राइट्स भी आप याद रख सकते हो, आ रहा है समझ, इसको बस अंडरलाइन कर लो। और केस रेफरेंसेस सोलोमन वर्सेस सोलोमन, तो ये तो अपन पढ़ेंगे, पढ़ भी चुके हो गया, ठीक है ना, काफी ज्यादा बार। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन को अपन क्या बोलते हैं, अमरता। अमरता मतलब कंपनी जो है वो अमर है, कंपनी जो है वो मर नहीं सकती। तो कंपनी बेसिकली रावण है, समझ रहे, जो मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, कि मर नहीं सकती, अमर नहीं है, उसका एक बस प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है जिससे कि वो मर सकती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अरे समझ में, स्ट्राइक ऑफ वगैरह भी है, एक्सेप्शंस की बात नहीं करी, बहुत जेनरिक जो है वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ जो दिया हुआ है उसमें एक रीजन भी है कि कंपनी क्यों नहीं मर सकती, अरे समझ, क्योंकि कंपनी अपने लोगों से जिंदा नहीं है, कंपनी अपने शेयर से जिंदा है, किससे जिंदा है, शेयर से, आ रहा है समझ, ठीक है। तो परपेचुअल सक्सेशन क्यों है, क्योंकि एक मेंबर की डेथ हुई तो उसके शेयर जो है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या नॉमिनी को, अगर वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को नहीं किसी और को देना चाहता है अपने शेयर, तो वो ऐसा भी कर सकता है, तो शेयर उसके पास चले जाएंगे, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी को हमने क्या कर रखा है, सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दे रखा है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी, और एक और फीचर है जो आप आगे पढ़ोगे, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी। एक और फीचर आपका क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी। तो ट्रांसफरेबिलिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी के चक्कर में क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्ट करता है, समझ रहा है। इस कारण से कंपनी मरती नहीं, क्योंकि अगर मान लो मेंबर्स की डेथ होगी तो क्या होगा, शेयर्स ट्रांसफर होगा, लेकिन कंपनी लीगली क्या रहेगी, जिंदा। इस बात को समझना, क्लियर है, ठीक है, कि भाई अगर मान लो मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ, या कोई फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है कंपनी फॉर्म, तो मान लो कि 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और 400 उनके क्या है, शेयर होल्डर, अरे सारे के सारे हॉलीडे पे गए थे और सारे के सारे मतलब निपट गए, मान लो, अगर समझो तो क्या होगा, कंपनी बंद हो जाएगी। अब समझो, अपने आप कंपनी बंद नहीं हुई, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को अपन लीगली मान लेंगे कि वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो गई, लेकिन जो ये कंपनी वाला फॉर्म है ये लीगली बंद नहीं हुआ मेंबर्स के खत्म होने से, आ रहा है समझ, ठीक है ना। तो फिर हो सकता है कि स्ट्राइक हो या किसी तरीके से फिर उस कंपनी को बंद करा दिया जाए, लेकिन ऑटोमेटिकली कंपनी बंद उस समय तो नहीं हुई, मतलब आ रहा है समझ में, उसके भी कुछ प्रोसीजर है, क्लियर है क्या, आ रहा है समझ में। तो ध्यान से इसको रीड करेंगे आप, और जहां भी कॉम्प्लेक्स भाषा होगी, समझ आ रहा है, वहां सिंप्लीफाइड भाषा में आप चीजों को लिख लेंगे, समझ आ रहा है, जैसा मैंने पहले भी लिखवाया था आपको, इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेंबर शेयर्स हेल्ड बाय हिम शैल बी ट्रांसफर्ड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉमिनी, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट कौन कहलाता है, दिवालिया जिसकी लायबिलिटी उसके एसेट्स से ज्यादा होती है, वो कौन कहलाता है, इंसॉल्वेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, इंसॉल्वेंट होता है तो उसका ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होता है, ऑफिशियल रिसीवर। सबसे पहले तो ये बताओ, ये पता है कि नहीं, ऑफिशियल असाइनी ऑफिशियल रिसीवर के बारे में पता है कि कोई इंसॉल्वेंट हो तो उसकी जगह पे ऑफिशियल असाइनी हुआ, उसने उसके सारे एसेट बेचे और उसकी सारी लायबिलिटीज को चुकाया, तो वो जो पर्सन है उसके पास जो असेट होंगे उसमें इस कंपनी के शेयर भी होंगे, और ऐसा। तो अगर इंसॉल्वेंट हुआ कोई मेंबर तो उसके शेयर असेट की तरह क्या होंगे, किसी को ट्रांसफर होगा, ऑफिशियल असाइनी को, फिर वो किसी क्रेडिटर को शायद दे देगा, तो वो क्रेडिटर उसका क्या बन जाएगा, फिर मेंबर, और ऐसा। लेकिन कंपनी जिंदा है, तो डेथ अंडरलाइन कर लो, इंसॉल्वेंसी अंडरलाइन कर लो, आ रहा है समझ। तो आप इसको कैसे समराइज करोगे, परपेचुअल सक्सेशन को आप कैसे डिफाइन करोगे कि डेथ और इंसॉल्वेंसी जैसी चीजों से, सिर्फ ये दो नहीं है, डेथ और इंसॉल्वेंसी जैसी चीजों से, इंसैनिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो, समझ में आ रहा है, क्या होता है, कंपनी के एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसका क्यों, समझ रहा है, तो इन लोगों ने बोला डेथ है
तो शेयर होल्डर को ट्रांसफर हो गए, वो क्या कहते हैं, नॉमिनी को ट्रांसफर हो गए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो गए, इंसॉल्वेंट है तो ऑफिशियल रिसीवर को ट्रांसफर हो गए, ऐसा आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। तो ये भी एक अलग चैप्टर है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, कि शेयर्स ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, चले गए किसी और के पास चले गए, ठीक है। हम तो क्या समझ रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन, समझ आ रहा है। तो डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में शेयर दूसरे के पास चले जाते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता मेंबर की डेथ से कंपनी को, इसलिए कंपनी जिंदा रह जाती है, मेंबर की भले ही डेथ हो जाए। Thus, even in case of death or insolvency of all the members, सारे के सारे मेंबर्स अगर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, तब भी कंपनी क्या होगी, क्या बंद हो जाएगी, तब भी कंपनी बंद नहीं होगी। अब ये ऐसा अलग से क्यों बता रहा है, क्योंकि आप इसको पार्टनरशिप से कंपेयर कर सकते हो, समझ रहे हैं। एक ये क्वेश्चन भी बन सकता है बेटा आपको कि पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस बताओ, पॉइंट समझ आ रहा है। तो आप उसको अगर याद होगा कि सारे लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन में आता है, या एक छोड़कर सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, ऐसे सेम डेथ में कि सारे लोगों की डेथ या एक छोड़कर के सारे की डेथ है, तो वो कंपल्सरी डिसोल्यूशन की कैटेगरी में वो आता है, वो कोर्ट तक में नहीं जाता, आपको याद है, क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि सारे के सारे अगर गए तो भी कंपनी लीगली बंद नहीं, इसलिए बोलना अलग से जरूरी था, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट इफेक्टेड, समझ आ रहा है। एक हो गया डेथ, इंसॉल्वेंसी, वन और ऑल। मैं आपको शब्द दे रहा हूं जिससे कि आप पूरा कंटेंट याद रख पाए, वन और ऑल। The existence of company is not affected by the transmission of share, since transmission of share takes place in respect of the shares held by them, and the company will have new members. Clear है, ठीक है ना। Death, insolvency, insanity and पागलपन etc. of member does not affect the continuity of the company. Thus, the life of company does not depend upon the life of its members. It is generally said, ये लाइन बोली जाती है और ये लाइन क्वेश्चन में जाती है, members may come and go, but the company will go on. Clear है। अब इसको लेकर के क्या है, ठीक है ना, कि केसेस बने हैं, इसको लेकर के क्वेश्चन है। देखो जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखो, तो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, मई 2011 मई 2004 आरटीपी वगैरह में भी इंक्लूड होता था, ठीक है ना। एक्सप्लेन क्लियरली द कॉन्सेप्ट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील इन रिलेशन टू एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट। कॉमन सील अपन ने नहीं पढ़ा, लेकिन परपेचुअल सक्सेशन तो अब अगर आपको डिफाइन करना है, समझ रहे हैं, तो एक होता है कि आप जानते हो और एक होता है कि आप बता पा रहे हो, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली बात है जानना ही है, क्योंकि बिना जानने नहीं बता पाओगे। अगर समझ बता पाना बोलने वाले थे ना, समझ रहे हैं, लेकिन समझो बिना जाने नहीं बता पाओगे, लेकिन हाँ बता पाना इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आपको एक तो पता होना चाहिए सबसे पहले कि परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, फिर आपको बता पाना है तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, समझ रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि यार कैसे बताऊं, मतलब तो ये नहीं होना चाहिए। आपका आंसर राइटिंग में आपके पास ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ये दो वर्ड्स, जैसे आप परपेचुअल सक्सेशन डिफाइन कर रहे हो तो आपको कैसे, डेथ और इंसॉल्वेंसी, समझ रहे। इस केस में पर मतलब जैसे अपन परपेचुअल सक्सेशन डिफाइन करें तो कंपनी एज अ परपेचुअल सक्सेशन, आपका आंसर में जाएगा। फिर बोलोगे कि कैसे कैसे, तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मेंबर की डेथ हो जाती है, समझ रहा है, या मेंबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो भी कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेथ या कंपनी खत्म नहीं होती। क्यों, तो डेथ के कारण शेयर्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसी और को, इंसॉल्वेंसी के कारण शेयर्स जो है ट्रांसफर हो जाते हैं किसी और को, समझ में आ रहा है। फिर सवाल होता है कितने लोगों की डेथ, तो फिर हमने उसका आंसर दिया कि सारे की भी अगर डेथ हो जाती है या सारे इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी कंपनी जो है वो जिंदा रहती है। और ये पॉइंट डिफाइन इसलिए किया गया क्योंकि पार्टनरशिप में है इसके बारे में, आ रहा है समझ में। चाहो तो आप इस बात का कंपैरिजन लिख सकते हो, आ रहा है क्या ये समझ में, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो इसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आता है, समझ आ रहा है, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए आजकल कम ही देखने को आपको मिलेगा, समझ आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन एमसीक्यू में फिर भी देखने को आपको मिल सकता है, क्लियर है। अगर आता है 3 नंबर का आ सकता है मैक्सिमम, क्लियर है, ठीक है ना। अब एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द कंपनी, अब आने बंद हो गए, 10 साल 11 साल पहले आया था ये। राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉमन सील, बहुत पहले जब कंपलसरी थी, कॉमन सील अब कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये अपन देखते हैं, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एजीएम हो रही थी अमर प्राइवेट लिमिटेड की, सारे के सारे शेयर होल्डर्स जो हैं उनकी डेथ हो गई बॉम्ब ब्लास्ट में। अब बताओ क्या कंपनी स्टिल एग्जिस्टेंस में है, और अगर है तो कैसे।
सीधा सीधा सा आंसर है कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन है, उनके जो शेयर्स हैं वो किसको ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके लीगल समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर अच्छे से लिख करके आएंगे, ऐसे लिख करके नहीं आएंगे कि अरे होता है ना यार, आप समझ जाओ, ठीक है ना, कि परपेचुअल सक्सेशन है, बस होता है, हमने पढ़ा है, ऐसे नहीं चलता। क्लियर है ये, ठीक है ना। फिर क्या है, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, तो चलो अपन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन समझ में आया आपको। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और अगर केस लॉ आता है, केस लॉ का एक जनरल फॉर्मेट है लिखने का, अगर समझे कि फैक्ट ऑफ द केस या लीगल प्रोविजन, मतलब आप लीगल प्रोविजन लिखते हो, आपके केस लॉ में वही मैंने बोला ना, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो जब आपको कोई केस जैसे सिचुएशन दी गई कि और सारे शेयर होल्डर्स जो है उनकी डेथ हो गई, समझ में आ रहा है, ठीक है, जनरल मीटिंग में सारे शेयर होल्डर की डेथ हो गई, तो स्टेट वेदर द कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, समझ में आ रहा है, इफ सो हाउ, ठीक है। तो अपन लिखते हैं कि कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है इसलिए कंपनी जिंदा रहेगी, बस, समझ में आ रहा है। ऐसा आंसर नहीं लिखना है अपने को, समझ में आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझें, किस तरीके से वो पूछ रहे हैं। दो क्वेश्चन है, वेदर द कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, एक आपको इस बात का आंसर करना है, और एक कि कैसे। तो ये ऑलमोस्ट सेम टाइप का होता है, लेकिन आपकी बात थोड़ी सलीके से होनी चाहिए। सलीके से होने का प्रोविजन, सलीके से उनका तरीका क्या है, समझ में आ रहा है कि आपसे अगर किसी ने पूछा कि भैया ये डेथ हो गई तो ये खत्म हो जाएगा क्या, तो आप उसको सोच करके देखो। अगर आप उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में बता रहे हो तो आप उसको कैसे बताओगे, और वैसे ही हमारी आंसर राइटिंग होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, समझ में आ रहा है। प्रोसीजर ना बना करके उसको कॉन्सेप्ट समझो उसका, तो आप हमेशा लिख पाओगे। पहले कोई रूल नहीं कि पहले लीगल प्रोविजन आएगा कि पहले फैक्ट्स ऑफ द केस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है। आप समझो, आप अपनी बात एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप दो तरीके से करते हो, समझ में आ रहा है। पहले तो मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि देख भाई कानून में ये लिखा हुआ है, तो कानून में क्या लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के मेरे को उसको पूरा बताना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो परपेचुअल सक्सेशन का बेसिक प्रोविजन ही बताऊंगा कि देखो ऐसा ऐसा है, भले वो चलो कानून में नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो उसका मीनिंग जो है उसी तरीके का निकल रहा है, क्लियर। फिर मैं बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, फिर मैं क्या करूंगा, अपना कंक्लूजन दूंगा। दूसरा फॉर्मेट इसका क्या है कि पहले आप बताओ कि देखो इस केस में ऐसा हुआ है लेकिन कानून में ऐसा लिखा हुआ है इसीलिए ऐसा होगा। इसलिए हम जनरली 3 हेड्स बनाते हैं, समझ में आ रहा है। एक लीगल प्रोविजन का, एक फैक्ट्स ऑफ द केस का, और तीसरा कंक्लूजन का, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीगल प्रोविजन, सेकंड नंबर पे होता है आपका कंक्लूजन। आ रहा है समझ में। फैक्ट किसी किसी केस में मिस भी हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन केस लॉ में आया लेकिन कम नंबर का है, क्योंकि फैक्ट आप कहां से उठा रहे हो, क्वेश्चन से, तो उसमें क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है। आंसर राइटिंग का अपन अलग से पूरा सेशन कर लेंगे, फिर मेरा कुछ कर ले अपन इसमें, ठीक है ना। तो आप इसको जो है कैसे लिखोगे, परपेचुअल सक्सेशन, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि इनडायरेक्ट प्रोविजन आपको बनना चाहिए, क्लियर है, ठीक है ना। करते हैं अपन इसको डिस्कस, ठीक है ना, लिख करके और देख लेंगे इसको। चलो, तो फिर क्या है आपका लिमिटेड लायबिलिटी, अरे सामने लिमिटेड लायबिलिटी। हम पढ़ क्या रहे हैं, कंपनी के कैरेक्टर्स। हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनी के कैरेक्टर्स। मतलब अगर आपने कंपनी खोली है तो क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, जैसे इनकॉर्पोरेशन, क्या मतलब था इसका, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं बन सकती। उसके अलावा क्या था, सेकंड आर्टिफिशियल पर्सन, और तीसरा क्या था, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, बहुत फालतू सा बिजनेस स्टडी टाइप का वो है एक्सप्लेनेशन इसका, समझ में आ रहा है, सामान्य सा मन से बनाने वाला बीकॉम वाला आंसर। तीसरा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। इसमें थोड़ा दम है, अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डेथ और इंसॉल्वेंसी के केस में भी नहीं होता और क्यों, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। अब आते हैं अपन इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। ये बहुत बड़ा मतलब कैची फीचर है जिसके कारण आपको क्या करना चाहिए, कंपनी बनानी चाहिए। मेरी क्लास का टाइम हो गया है क्या, 12 बजे तक है, हाँ ठीक है। तो ये बहुत कैची फीचर है जिसके कारण लोगों को कंपनी खोलनी चाहिए, जिसके कारण रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। देखो इंश्योरेंस टाइप का है, समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है, ठीक है। बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हो, अगर मान लो सोल प्रोप्राइटर में कर रहे हो, तुमने अपना जेब से लगा दिया 50 लाख, आ रहा है समझ में, ठीक है। क्या होगा, अगर बिजनेस डूबा तो पूरा रिस्क तुम्हारा, तुम्हारी जेब से गया, आ रहा है समझ। लोन भी ले ले सोल प्रोप्राइटर तो क्या होगा, पूरा तुम्हारी जेब से चला जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, कंपनी ओपन करते हो, तो कंपनी में ये बोला हुआ है कि सिंस मेंबर्स वो लोग हैं
जो क्या कर रहे हैं, पैसे लगा के घर बैठे हुए। समझ आ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, जो बिजनेस चला रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एक आंसर मैं शेयर होल्डर का दूंगा, एक आंसर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी दूंगा। कि शेयर होल्डर्स पे लायबिलिटी नहीं आती, आप समझ गए, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे क्यों नहीं आती है ना, ये भी दोनों बातें अपने को समझनी पड़ेगी। तो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पैसा लगाया, अब कंपनी ने लोन लिया, समझ आ रहा है, तो ये लोग मैनेज तो कर नहीं रहे थे, समझ आ रहा है, तो क्या होगा, इन लोगों के सर पर वो लायबिलिटी नहीं आने वाली। पॉइंट समझ में आ रहा है? इन लोगों के सर पर वो लायबिलिटी क्यों नहीं आने वाली, क्योंकि इनका कोई दखल एज सच कंपनी में नहीं था। समझ आ रहा है? लोगों ने पैसे लगाए हुए थे। आ रहा है समझ में? क्लियर है क्या? ठीक है, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले इंट्रोड्यूस किया है, तो इसके लॉजिक्स तो अपने को देखने पड़ेंगे कि किस कारण से थे। मुझे लगता है कि इसके लॉजिक्स क्या होंगे, मैं उस बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। क्लियर है? ठीक है ना? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है सिर्फ कंपनी को क्या कर रहे हैं, मैनेज, और कंपनी के लोन जो है बहुत हेवी हो जाएंगे, तो बिल्कुल प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा कि अगर अपन किसके सर पर डालें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दूसरा, कानून में इस बात के प्रोविजन है कि अगर उन लोगों ने कुछ फ्रॉड या गड़बड़ किया है तो उनके ऊपर अलग से ऑफिसर डिफॉल्ट वाले प्रोविजंस लगा दिए जाए। तो जेन्युइनली अगर मिसफॉर्च्यून है, समझ आ रहा है, तो क्या होगा, मान किस्मत के कारण कंपनी का कम हो गया बिजनेस, और इस कारण से अगर कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई, समझ आ रहा है, तो लोन वगैरह का जो लायबिलिटी है वो कौन से आने वाला है, वो क्रेडिटर के सर पर जाने वाली है। समझ रहे हो? फिर तो ऐसे में कंपनी को लोन ही देना नहीं चाहिए, ऐसा सोचेंगे क्रेडिटर, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी वाला स्ट्रक्चर इसलिए नहीं होता कि आजकल में बंद हो जाएगी। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन, और बड़े बिजनेस देख करके ही क्या होता है, बैंक लोन दे रहा है। बैंक लोन जब देता है तो बहुत ध्यान से प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर लेता है। तो लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है का क्या मतलब है, समझ रहे हैं, कि अगर आपने कंपनी में पैसे लगाए, मान लो आपने 50,000 रुपए लगाए, अभी मैं बात करूं फुली पेड शेयर्स की, हाफ पेड होंगे तो वो लायबिलिटी आपकी रहेगी, लेकिन फुली पेड शेयर है अगर मान लो आपके, तो आपने 50,000 रुपए लगाए हैं, और अगर कंपनी डूब गई, समझ रहे हैं, और लेकिन उसका फिर भी लोन बच गया। समझना लायबिलिटी कैसे बचती है, कि आपने जो पैसे लगाए, कंपनी में बाढ़ आ गई तो वो डूब गए, लेकिन लोन तो एज इट इज रहा, समझ रहे हैं। तो आपके 50,000 रुपए लगे थे, वो डूब गए, लेकिन क्रेडिटर ने जो लोन दिया था किसको, कंपनी को, वो बोलेगा कि हाँ कौन है कंपनी का ओनर, बुलाओ आप पैसे दो मेरे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कंपनी का ओनर कौन है, मेंबर। तो मेंबर तो ये बोलेगा भाई मैं कंपनी चला भी नहीं रहा था, तो कानून ने इसलिए क्या कर दिया, मेंबर को प्रोटेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कंपनी अगर आप ओपन करोगे तो आपकी लायबिलिटी वहीं तक है जितना पैसा समझ लो आपने लगाया। अब वो लीगली पढ़ोगे तो ऐसा आएगा कि भैया जितना आपका शेयर कैपिटल है, जितने का शेयर है आपका, फेस वैल्यू जितनी है, अनपेड है तो उतना लगाना पड़ेगा। जेनेरिक बात है, जितना पैसा अपन ने क्या किया है, शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उतना पैसा क्या हो जाएगा आपका, उतना पैसा आपका डूबेगा। अगर कोई और लोन की लायबिलिटी है, समझ आ रहा है, तो किसी शेयर होल्डर का अनपेड अमाउंट बचा होगा ना, तो वो मंगा लेंगे अपन। पॉइंट समझ में आ रहा है? बाकी हाँ ये भी करेंगे कि कंपनी की जो असेट है अगर उसको बेचेंगे तो क्या होगा, जो पैसे आएंगे वो पहले किसको देंगे, पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन अगर अनपेड रह गए तो शेयर होल्डर को नहीं बोलेंगे अपन की घर से लेकर के। तो ये एक फायदा कंपनी एक्ट में मिलता है। इसका मतलब कि अगर आपको काफी रिस्की बिजनेस करना है तो आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाओ, समझ में आ रहा है, और अच्छे प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रेजेंट करो, अगर आपको लिस्टेड होने तक का मौका मिलता है, समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोजेक्ट में तो वो पैसे लगा देंगे। तो आपने जितने पैसे लगाए हैं उतने ही का रिस्क है आपका, समझ में आ रहा है, चाहे आप उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही क्यों ना हो। अंटिल अनलेस आप क्या कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, यानी पैसे का गबन कर, अंटिल अनलेस आप विजय माल्या हो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। क्लियर है? ठीक है ना? तो अब ये जो लिमिटेड लायबिलिटी मैंने आपको एक ही टाइप को बताया, ये कौन सा वाला बताया मैंने आपको, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। बाकी हाँ मल्टीपल टाइप की कंपनीज के ऑप्शन दिए गए हैं कानून में। तो एक है गारंटी कंपनी, जिसमें शेयर के ओवर एंड अबव आप क्या कर सकते हो, पर्सनल गारंटी एक आप ले सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो आप बताना, मुझे लगता है सब लोगों ने पढ़ा होगा तो जनरिक से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कि मैंने 50,000 के शेयर खरीदे और 10,000 की पर्सनल गारंटी भी कि अगर कंपनी को नुकसान हुआ कल को, वाइंडिंग आपके समय बंद होते समय, लोन वोन उसके चक्कर में बंद किया जा रहा है ना कंपनी को, तो मैं 10,000 और घर से लेकर के आने तैयार हूं। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओवर एंड अबव माय शेयर। बाकी गारंटी कंपनी फिर फर्दर दो पार्ट में बटी हुई है, एक तो शेयर कैपिटल वाली और एक नॉन शेयर कैपिटल। तो अगर नहीं है शेयर कैपिटल वाली तो क्या होगा, सिर्फ मेरी गारंटी है, बाकी कंपनी किस पे चल रही होगी, शायद
जो नॉन शेयर कैपिटल कंपनी है, गारंटी कंपनी जो है जिसमें शेयर कैपिटल है ही नहीं, जिसमें सिर्फ गारंटी है, वो कंपनी कैसे चल रही होगी इन जनरल? लोन वोन से, डोनेशन से, बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रहा है? तो उसका लोन अगर डूबा, आ रहा है समझ में, तो फिर क्या करना पड़ेगा? घर से उतने पैसे मैक्सिमम लाने पड़ेंगे जितने की जरूरत है। आ रहा है समझ? गारंटी वाला पैसा लाया फिर भी लोन बच गया तो बच गया, उसका लॉस कौन सहेगा फिर? क्रेडिटर या लोन देने वाला। पॉइंट समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? एक्चुअली गारंटी का ये है कि भैया आपका लोन पे होगा ही होगा, जब तक कंपनी चल रही है तब तक तो क्या है, लोन चुकाएंगे। लोन नहीं चुकाएंगे तो जिसने पैसे दिए वो क्या करेगा? केस करेगा। तो वो केस करेगा तो या तो उसके पैसे मिलेंगे या तो कंपनी बंद करवा देगा, तो ऑटोमेटिकली अपन वाइंडिंग अप तक पहुंच ही जाएंगे। मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि हम अपने आप वेट नहीं करेंगे वाइंडिंग अप का, क्रेडिटर लेकिन वाइंडिंग अप करा देगा ना, अगर उसके पैसे नहीं चुकेंगे तो आगे वाइंडिंग अप मतलब समझिए। क्लियर है? और कोई डाउट है किसी को? तो गारंटी कंपनी ये विदाउट शेयर कैपिटल वाली, और ये हैविंग शेयर कैपिटल। बाकी आप चाहो तो अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हो, अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि भैया मेरी कंपनी बंद नहीं होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैं कंपनी बना रहा हूं लेकिन मेरे को लिमिटेड फीचर, लिमिटेड लायबिलिटी का चाहिए ही नहीं, फायदा बेनिफिट ही नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? मुझे यकीन है कि मेरी कंपनी बंद नहीं होगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? समझ में आ रहा है कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो? अनलिमिटेड कंपनी बना सकते हो। समझ में आ रहा है? लेकिन नॉर्मली कोई बनाएगा नहीं, क्योंकि मेरे को अगर ऑप्शन मिल रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी वाली बनाऊं तो मैं क्यों बनाऊं? तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है तो अनलिमिटेड कंपनी वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन आप सोच करके देखो कि कौन इस पर्टिकुलर ऑप्शन को एक्सरसाइज करता होगा। अगर मुझे कंपनी बनानी है किसी को शो करने के लिए कि भैया मैं कंपनी बनानी जरूरी है, मान लो कि वो कंपनी को काम दे रहा है, गवर्नमेंट के कुछ ऐसे होते हैं टेंडर वेंडर जो सिर्फ किसको देंगे? कंपनी को। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस भी शो करना है कि भैया मेरे को किसी से डर नहीं लगता, मैं घर से पैसे ला करके लगा दूंगा अगर कंपनी का लोन नहीं चुका था। तो मैं कंपनी बना रहा हूँ और लोन लेने जा रहा हूँ, तो मैं लोन जो जिससे मांग रहा हूँ ना लोन, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ कि भैया देखो अपनी अनलिमिटेड कंपनी है, तो अनलिमिटेड कंपनी को लोन आसानी से मिल जाना चाहिए। पॉइंट समझ में? अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी वॉपर्टी है तो मतलब है ना, नहीं तो अनलिमिटेड का क्या मतलब? क्लियर है कि नहीं? तो एवरी मेंबर इज लायबल टू कंट्रीब्यूट टू द असेट्स अंटिल ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी आर पेड इन फुल। कॉमन सील कंपनी के सिग्नेचर है बेसिकली, समझ आ रहा है? अब डिजिटल सिग्नेचर वो सब कॉन्सेप्ट आ गए। पहले कंपनी के हर डॉक्यूमेंट में कॉमन सील कंपलसरी थी, अब कॉमन सील होती जरूर है पर उसमें कंपल्शन खत्म कर दिया गया। आ रहा है समझ? ठीक है ना, कि नहीं भी हो कॉमन सील तो चल जाएगा। ऑफिशियल सिग्नेचर कैसा? क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर आने के बाद फिर कॉमन सील वाला कॉन्सेप्ट जो है वो उतना रेलेवेंट नहीं रहा। आ रहा है समझ? मतलब जब कंपनी से 2013 आया तो वो जो कॉमन सील है, मतलब समझो हम सिग्नेचर करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बेसिकली जिम्मेदारी उठाते हैं उस किसकी? उस डॉक्यूमेंट की, उस पे जो भी लिखा है वो हमने लिखा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो कॉमन सील इसी चीज के लिए। अब जब डिजिटल सिग्नेचर आ गया तो उसने कॉन्सेप्ट में उसको कॉपी कर लिया, समझ में आ रहा है? तो उस पर फिर कॉमन सील भी लगाना प्रैक्टिकली वायबल नहीं है ना, क्योंकि अब ऑनलाइन करते तो फास्ट हो गया बहुत ज्यादा। तो फिर हमको अगर हम कंपल्शन करेंगे कि भाई होना ही चाहिए तो फिर वो देरी होगी ना डॉक्यूमेंट भेजने की। ऑथेंटिसिटी डिजिटल सिग्नेचर से जब आ रही है, समझ आ रहा है? डिजिटल सिग्नेचर से अगर आप कर रहे हो तो कॉमन सील की कंपल्शन नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉमन सील जो काम करती थी वही काम सेम कौन कर रहा है? डिजिटल सिग्नेचर। तो अब जब डिजिटल सिग्नेचर से ऑथेंटिसिटी इंश्योर हो रही है, वो पब्लिक की प्राइवेट की शायद नहीं बताया आपको, उसका कॉन्सेप्ट पता है? डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट में कॉपी किया गया उसको, तो ऑथेंटिसिटी उससे इंश्योर हो जाती है। मतलब अगर कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ तो आपके ऊपर वैसे ही एक्शन लिया जा सकता है जैसे कि आपने उसको साइन किया। अरे सर, तो अब कॉमन सील की नीड क्लियर? तो उसके बाद फिर क्या है? सेपरेट मैनेजमेंट, ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी डेलिब्रेट भी और ऑटोमेटिक भी। आपके जो शेयर्स है वो क्या हो सकते हैं? किसी भी दूसरे पे ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आप अपनी मेंबरशिप, बेसिकली ओनरशिप आप क्या कर सकते हो? जब चाहे तब ट्रांसफर कर सकते हो। अरे समझ में? प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रहती है, अगेन रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिशन डिफरेंट है। क्लियर है? इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल्स, समझ आ रहा है? तो पूरा आर्टिकल का पूरा कॉन्सेप्ट है, जब हम कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दे रहे हैं,
समझ में आ रहा है? उस आर्टिफिशियल पर्सन को यूज कौन करेगा? मतलब कंपनी क्या है, बेसिकली कठपुतली है जिसको हम एक्चुअल पर्सन बोल रहे हैं। तो वो क्या करेगी कंपनी? जो भी कौन बोलेगा? तो अगर आप फिर जो भी बोलोगे तो फिर तो क्या है, तो ये अब पैसे आ गए और उसके बाद फिर अगले दिन कंपनी बंद करा दो। अगर मान लो कि अपने को उसमें से कुछ पैसे निकल जाते हैं या अपने आपको सैलरी दिलवा लो या कुछ भी ऐसा कर लो ना, फिर तो ओपन हैंड हो गया कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए लिमिट करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो कॉन्सेप्ट समझो, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स नाम के दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंपल्शन कर दिए गए। जब आप कंपनी बनाओगे तो आपको क्या बनाना पड़ेगा साथ में? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। समझ आ रहा है? मेमोरेंडम तो बहुत बेसिक लेवल का डॉक्यूमेंट है कि डॉक्यूमेंट्स में नाम, कंपनी का जो स्टेट है, समझ आ रहा है, वो सारी चीजें उसमें होंगी, ऑथराइज कैपिटल, ये सब बेसिक सी चीजें होंगी, ठीक है ना। आर्टिकल्स में आपके रूल्स हैं। आर्टिकल्स में आपके सारे क्या है? रूल्स। किस तरीके के? भैया कंपनी ये वाले कॉल इस तरीके से कर सकती है, शेयर का ट्रांसफर ऐसे होगा। समझ रहे? क्यों? और आर्टिकल, अच्छा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए जितना लिखा है उतना ही कर सकती है। एक नेचुरल पर्सन वो सारी चीजें कर सकता है जो कि कानून में, जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। लेकिन एक आर्टिफिशियल पर्सन, ये बात आपकी मॉड्यूल में लिखी हुई है, आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ वही चीज कर सकता है जितनी की डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है। तो उसको लिमिट करने के लिए, तो जब शेयर होल्डर से पैसे मांगे जाते हैं, जो मान ली लोगों से कंपनी के नाम पे हम पैसे मांगते हैं, तो उस समय आपका मेमोरेंडम आर्टिकल्स क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए पहले से। पॉइंट समझ आ रहा है? ताकि आप लोगों को क्या बता पाओ कि देखो कंपनी क्या कर सकती है। समझ आ रहा है? ताकि उनको ये समझ आ जाए कि उसके बाहर अगर गए तो फिर वो केस किस पर होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर्स को लिमिट करने का डॉक्यूमेंट एक तरीके से क्या है? आर्टिकल्स और मेमोरेंडम। अपन उसको पढ़ते कैसे हैं कि कंपनी कैसे चलेगी, इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है आर्टिकल्स, आ रहा है समझ? लेकिन मेनली वो किस लिए है? उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इससे ज्यादा ना कर पाए। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? ठीक है। और शेयर होल्डर्स को पता लग जाए ना कि भाई हमारे इसके रूल्स जो है वो क्या है। क्लियर? तो कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर पढ़ रहा है, अलग से चैप्टर भी है। समझ आ रहा है? तरीका इसका कहां पर डिफाइंड होगा? आगे ना, क्योंकि रूल्स वहीं पर होते हैं तो उस तरीके से होंगे। बाकी ट्रांसफरेबल है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये बात अलग से उसमें भी लिखी हुई जिसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्लियर है? प्राइवेट कंपनी में थोड़ा स्ट्रिक्टेड रहता है, पब्लिक कंपनी में जनरली फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। क्लियर है? सेपरेट मैनेजमेंट तो बहुत ऑब्वियस है, इसी से हमने शुरुआत की थी कि अलग अलग होता है इसमें। मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है? वही लोग मैनेज कर रहे होते हैं, वही लोग पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर पैसे लगाने वाले और कंपनी चलाने वाले अलग अलग हो सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जिसने पैसे लगाए होते हैं मेजर, वही लोग क्या बन जाते हैं? डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हो जाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी, तो he must be holding like around 50 से 52% तक की होल्डिंग। समझ में? अगर ओवर द पीरियड 10-20 साल में बढ़ा है, पहले उनका स्टेक शायद हार्डली 25-30% ऐसा कुछ था, आ रहा है सामने। ओवर द पीरियड उन्होंने बढ़ा करके अपनी ओनरशिप बढ़ा दी। ठीक है, चलो उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? मेंबर्स जो है वो डे टू डे उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं, डे टू डे अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर भी नहीं सकते हैं एक हिसाब से। समझ रहे? बस जितनी बातें कंपनीज एक्ट ने बोली हैं कि क्या कर लेना, शेयर होल्डर से पूछ लेना, उतनी बातें तो हम पूरे एक्ट में पढ़ने वाले हैं कि इस वाली चीज के लिए ओआर लगेगा, इस वाली चीज के लिए एसआर लगेगा। ओआर एसआर जानते हैं? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, आम भाषा में। समझ रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम चीजें कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट ने बोला कि नहीं, ये डिसीजन ऐसा है जिसमें पैसे जिसने लगाए उसको भी बुलाओ। अब कंपनी का तुम बिजनेस ही चेंज कर दो तो जिसने पैसे लगाए हैं उसको ऑप्शन नहीं दोगे कि अरे यार तुमने बिजनेस चेंज कर दिया, हमको नहीं रहना इस कंपनी में। पॉइंट समझ आ रहा है? तो ऐसे डिसीजंस के लिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूरी पावर नहीं दी। हमने क्या बोला? बुलाना सारे शेयर होल्डर्स को, आ रहा है समझ? उनके सामने जनरल, इसको बोलते हैं जनरल मीटिंग, और उसके उनके सामने वो डिसीजन रखना कि हम सोच रहे हैं कंपनी में ऐसा कर लें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो वो पूछेंगे, तो ऐसा क्यों करना पड़ेगा उनको? उन सारी चीजों के लिए कंपनी को ये करना पड़ेगा जिनके लिए किसने बोला है? कंपनीज एक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर लॉजिक क्या है समझना, कंपनीज एक्ट ने ये तय कर रखा है कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो शेयर होल्डर्स की मर्जी के बिना नहीं होनी चाहिए। बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करने का भी अधिकार किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। आ रहा है समझ में? और ये इस लेवल का लॉजिक है कि आपको पता होगा अगर स्टीव जॉब्स के बारे में, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो
उसने एप्पल कंपनी स्टार्ट करी थी और एक दिन एप्पल कंपनी ने उसको निकाल दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो ऐसा कैसे हो गया मतलब RSM में तो वो यही लीगल लड़ाई थी, क्योंकि जब वो पब्लिक गया तो उसने अपना ओनरशिप स्टेक क्या किया, डाइल्यूट किया। वो इस लेवल पर डाइल्यूट किया, समझ आ रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे उसके खिलाफ हो गए, समझ आ रहा है, तो उसको निकाल दिया। जब वो कंपनी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकला, वो पॉइंट समझ आ रहा है, वो ओनर था शेयर्स का, तो वो ओनर था कंपनी का उतने हिस्से से जितने से कि वो उसने जितने के शेयर्स खरीदे थे, उसको बेच करके उसने कुछ बेच करके और फिर उसने एक और कंपनी बनाई थी, ठीक है। फिर अपन दूर चले जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? सेपरेट मैनेजमेंट होता है। मेंबर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी लाइज इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कौन है ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? ऑफ मेंबर्स कॉमनली कॉल्ड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स और सिंपली द बोर्ड। नाम है, बोर्ड बोलो, BOD बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। The directors are appointed as well as removed by the members. बहुत कॉमन है, जिस व्यक्ति ने पैसे लगाए हैं, मैनेजर कौन चुनेगा? वही चुनेगा, ठीक है ना? Thus, the act has ensured the ultimate control of members over the company. ये लाइन पढ़ करके कंफ्यूज मत होना कि हर चीज में दखल हो सकता है। इस बात को समझना कि कंपनी में सारी किसकी चलती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अरे समझ में, जब कभी मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी तो सारे शेयर होल्डर्स इकट्ठे होंगे। अदरवाइज शेयर होल्डर्स के साथ खास बात क्या है, अब समझना, रिलायंस के 40 लाख लोग हैं मेंबर, लेकिन वो सारे 2-2, 4-4 या 200-200, 400-400 शेयर्स लेकर के बिखरे हुए हैं पूरे देश में, वो कोई इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर मुकेश अंबानी को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है, इस बात को समझो। आ रहा है समझ में? ठीक है, उसके घर की कंपनी वो थी जब स्टार्ट हुई थी, लेकिन द मोमेंट दे बिकेम पब्लिक, समझ में आ रहा है, तो उन्होंने ओनरशिप डाइल्यूट की। यानी कि उन्होंने क्या किया होगा कि उनका 5 लाख लगा होगा, और उसके अंदर बोला कि भैया 1 करोड़ की कंपनी बनाते हैं, तो उन्होंने कंपनी बनाई और 95 लाख समझ लो कि उन लोगों ने मंगाया मार्केट से। समझ आ रहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि हमारे प्रोजेक्ट में दम है तो आप पैसे लगाओ। इस तरीके से कंपनी बनती है। तो कंपनी की टोटल वर्थ कितनी हो गई? 1 करोड़, लेकिन उसमें 95 लाख किसका लगा? बाकी शेयर होल्डर्स का। अब ऑब्वियस बात है, मैनिपुलेशन थोड़े बहुत होते हैं, उसको करके फिर थोड़ा अपना स्टेक उन्होंने बढ़ा लिया, और उन लोगों ने जो 5 लाख लगाया उसका वैल्यूएशन फिर उन लोगों ने 25 लाख दिखाया होगा। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा वही होगा, लेकिन इसके बिना होता ही नहीं है, मतलब नॉर्मली क्लियर है, ठीक है ना? तो उन्होंने अपना 5 का 25 कर दिया होगा और 75% ले लिया, समझ आ रहा है? तो कुल कंपनी में लगे होंगे 80 लाख, लेकिन इस 80 लाख का 25% का स्टेक समझ लो कि अकेला किसका हो गया? फिर मुकेश अंबानी एंड फैमिली, धीरूभाई अंबानी एंड फैमिली। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें, क्योंकि लिंक हो जाएंगी आपकी। दादा बस हो ही गया टाइम, ठीक है ना? तो मैं वहीं आकर के ले लूंगा। थैंक यू। चलो क्लियर है ये, ठीक है ना? उसके बाद है लास्ट जो है सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा? देखो ये बहुत सिंपल है, आप इस पॉइंट को अलग से नहीं भी पढ़ो और आप सिर्फ कौन सा वाला पॉइंट पढ़ो, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ये उस पॉइंट से प्रूव हो जाता है कि अलग पर्सन है। तो जो मेंबर्स हैं वो जो पैसे दे रहे हैं, समझ आ रहा है, ठीक है, वो किसको दे रहे हैं? कंपनी को। अब कंपनी अपने एसेट खरीद रही है, तो अब मान लो कि कोई शेयर होल्डर बोले कि मेरे पैसे से ये टेबल आई, मेरे पैसे से ये घर आया, तो ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि वो घर या वो टेबल किसकी है? कंपनी की। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो कंपनी की प्रॉपर्टी अलग है और मेंबर्स की प्रॉपर्टी अलग है। मेंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है? शेयर। मतलब मेंबर ने मान लो पैसे दिए 5 लाख, कंपनी ने उससे घर खरीद लिया, तो मेंबर का घर पे 0 का क्लेम। मेंबर ये बोल सकता है कि मैंने 5 लाख रुपए कंपनी को दिए, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? वो जो असेट है, वो जो घर है, वो किसका है? कंपनी का। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या आपको? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो इसका एक केस जो इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफाइड भाषा में बता देता हूँ, नहीं तो अपन वर्ड्स में फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है? सिंप्लीफाइड भाषा में ये है कि एम नाम का एक बंदा था, ठीक है, उसने कंपनी बनाई एम लिमिटेड, और उसके बाद उसका जो फर्नीचर या वो सब था, ठीक है, ये था ना, हाँ, तो जो भी उसका फर्नीचर था वो उसने इंश्योरेंस कराया, ठीक है। अब उसने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी ने नाम लिखा एम, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो उसी ने बिजनेस कर रहा था, तो उसने इस बात को लाइटली लिया। इंश्योरेंस कंपनी जब उसका फर्नीचर या वो सारा जो टिम्बर था वो जला, तो कंपनी ने लीगल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से क्या बोला, भैया हाँ, तो उसने क्लेम किया कि भैया मुझे पैसे दो। कंपनी ने बोला, वो जो इंश्योरेंस कंपनी थी उसने बोला कि भैया कंपनी का फर्नीचर जला है और इंश्योरेंस तुमने अपने फर्नीचर का कराया था, क्या तुम्हारा पर्सनल कोई फर्नीचर जला है? तो
तो इस तरीके से उसको क्लेम नहीं मिल पाया। तो ये क्लेम क्यों नहीं मिल पाया, इसको यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है एग्जाम्पल की तरह कि कंपनी की प्रॉपर्टी इस लेवल पर सेपरेट होती है। हमें समझिए कि आपको इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा, भले ही आप ओपीसी बना करके बैठे, मतलब 1% कंपनी बना करके बैठे थे, तब भी आपको ये क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ओपीसी में भी पर्सन अलग है और कंपनी। तो नाम जो है डॉक्यूमेंट्स में वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए। कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, मतलब कंपनी अपने नाम से किसी पे केस कर सकती है और केस भी कंपनी के नाम पे होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे केस करूंगा, नहीं, रिलायंस से अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं मुकेश अंबानी पे केस नहीं करूंगा, मैं किस पर करूंगा, रिलायंस पर। समझ में आ रहा है? न्यूज चैनल और इन सब में इस तरीके से दिखाते कि अपने को लगता है कि यार मुकेश अंबानी पे बात आ रही है, में, जबकि एक्चुअली में लीगल डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, रिलायंस। इसलिए आप सुनोगे बहुत सारा कि कहीं कहीं पर तो बंदे का नाम आता है क्योंकि वो फ्रॉड वाले केस होते हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा नाम आता है कि ये कंपनी डूब गई, वहां पर पर्सन का नाम नहीं आता। तो ये बाइफरकेशन इसलिए कि जो कंपनी डूब गई बात होती है, समझ में आ रहा है, उसमें फ्रॉड नहीं है, बस मिसफॉर्च्यून है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? या उन्होंने साबित कर दिया होगा ऐसा? क्लियर है? ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आप एक बार लिख करके लेकर के आएंगे, समझ आ रहा है? ठीक है, ला पाएंगे क्या पूरे, या अभी शुरू में 3 ही रहने थे, 6 क्वेश्चन है तो 3 रहने थे, तो आप 4, 5 और 6 लेकर के आ जाना। अरे समझ 1, 2, 3 मत लिखना, आप कौन से लिख करके आओगे, 4, 5 और 6। अगर समझे तो ये आपका असाइनमेंट हो गया, क्लियर है? कल ही आपका चेक हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? ठीक है, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप ऐसे, ठीक है, लेकिन मैं वादा नहीं कर रहा हूँ कि मैं व्हाट्सएप में चेक कर दूंगा। क्लियर है? ठीक है, तो जिन लोग के पास मेरा नंबर नहीं है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, 9752 85 333। क्या? ठीक है, तो मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है जिसमें मैं ज्यादातर कॉल उठा लेता हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ, मैं व्हाट्सएप भी चेक करता हूँ, मैं बस कभी कभी गाड़ी चला रहा हूँ, क्लास में तो रिप्लाई नहीं करता हूँ, ठीक है? अगली क्लास तो दिखती बताइए, ठीक है? चलो, CS वालों की मेरी क्लास है क्या अभी? सेटिंग अप आई